गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हो आप सभी। वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है जी, तो अभी हमें करना है 2 बजे कर लेना सुनील। अभी हमें करना है क्या, सोवरेनिटी टॉपिक को शुरू करके फिनिश करना है। ठीक है, तो हम बहुत ज़्यादा बातें ना करते हुए एक बार बस मुझे बता दो ऑडियो वीडियो क्लियर है ना, ताकि हम अपने काम को आगे बढ़ाएं और सोवरेनिटी टॉपिक हमको ख़त्म भी करना है आज ही। ठीक है, और आप लोगों को टाइम मिल जाएगा एस्टेट के लिए, तो आप फिक्र ना करें, आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। और मैंने टेलीग्राम पे एक पोल करवाया है आप लोगों से, जो भी मेरे पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, कि आपको पीवाईक्यू की क्लासेस चाहिए अभी यूट्यूब पे एमसीक्यू के लिए, या मैं 10 क्लास का जो शेड्यूल देती हूँ टीजीटी की तरह, आपको वो वाला चाहिए। तो अभी तक मेरे को ज़्यादा जो वोट्स मिले हैं वो टीजीटी वालों के मिले हैं, यानी कि यूँ मिला है कि मैम 10 दिन का शेड्यूल दे के और फिर वो क्लासेस आप लोग कराएं, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग चलूंगी। इट मीन्स आप लोग खुद मना कर रहे हैं कि मैम अभी पीवाईक्यू मत करवाइए। ठीक है, क्लियर है ना। चलो जी, तो बिल्कुल ध्यान से सुनना। और ये टॉपिक्स जो अभी हम लोग बिल्कुल अपडेटेड चीज़ें कर रहे हैं, ये करने के बाद आपको कुछ भी अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर मेरी टीम लगभग लगभग मार्केट की जितनी भी बेस्ट किताबें हैं, इंक्लूडिंग बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी की किताबें, उन सब का कंटेंट हम लोग ऐड कर रहे हैं। और एक वन स्टॉप सोल्यूशन आपको इन नोट्स के अंदर मिल जाएगा। आपने स्टेट का भी देखा है, पॉलिटिकल थ्योरी के भी टॉपिक्स अभी देखे हैं जो हमने नए में किए हैं। अब हम सॉवरेनिटी को कर रहे हैं, यानी संप्रभुता को कर रहे हैं। क्या क्या इसकी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्या कुछ हो सकता है, वो सारी बातें हम क्लास में करेंगे। ठीक है, थम्स अप दे दो और मैं मेरे टॉपिक को कर रही हूँ शुरू। चलो जी, तो अब हम करते हैं सोवरेनिटी, दैट इज टॉपिक अपना क्या चल रहा है, सोवरेनिटी, यानी कि उसको क्या कहते हैं, सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है, संप्रभुता। पहले मैं इस शब्द का मतलब आपको बता दूं कि संप्रभुता या सोवरेनिटी होता क्या है। संप्रभुता या सोवरेनिटी होता क्या है। संप्रभुता या सोवरेनिटी का मतलब होता है सुप्रीम पावर, यानी कि सबसे ऊंची शक्ति, सबसे ऊंची शक्ति। यानी कि मैं यूं कह सकती हूं कि जैसे आपका घर है, आपके घर में आपकी मम्मी सुप्रीम पावर है, वो सोवरन है ना, यानी उनके डिसीजंस चल रहे हैं। तो जिस भी बॉडी के पास निर्णय लेने की शक्ति होती है, जिस भी बॉडी के पास निर्णय लेने की शक्ति होती है, उसको हम क्या कहते हैं कि वो सोवरन है। अगर किसी देश के पास खुद के देश के लिए निर्णय लेने की शक्ति नहीं है, तो मतलब वहां संप्रभुता नहीं है। ठीक है, और किसी देश के अंदर अगर किसी के पास निर्णय लेने की शक्ति है कि वो देश खुद से अपने निर्णय ले रहा है, तो मतलब वो देश कैसा है, वो देश संप्रभु है, वो देश कैसा है, वो देश सर्वोच्च है, सुप्रीम पावर उसके हाथ में है डिसीजन मेकिंग की। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, वो सॉवरन है, वो सर्वोच्च है। ठीक है, तो अब इस बात को ध्यान से समझेंगे कि जो ये संप्रभुता है, वो स्टेट के अंदर भी आपने देखा एक इंपॉर्टेंट तत्व है। हमने स्टेट के 4 तत्व देखे थे। एक देखा क्षेत्र, जिसको आप इंग्लिश में कह रहे थे टेरिटरी। ठीक है, फिर देखी वहां की पॉपुलेशन के किन लोगों के ऊपर अधिकार दिखाना है, वहां की पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या, पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या। ठीक है, तीसरा हम लोगों ने देखी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट होना जरूरी है अगर स्टेट को स्टेट बनना है, तो गवर्नमेंट यानी कि सरकार होनी जरूरी है। और चौथे नंबर पे हमने देखी सॉवरेनिटी यानी कि संप्रभुता। सॉवरेनिटी जिसको हम कहते हैं संप्रभुता, यानी कि राज्य को राज्य कौन बनाता है, संप्रभुता। ठीक है, जैसे भाई तुम देखते होगे घर के अंदर कुछ लोग होते हैं,
अभी जिनकी नौकरी नहीं लगी, जिन लोगों की नौकरी नहीं लगी, उनसे कुछ नहीं पूछा जाता। ये चीज हर घर में आप देखोगे। जिन बच्चों की नौकरी लग गई है, सारे डिसीजन उनसे, अच्छा बेटा पेंट करवाने की सोच रहे हैं, तुम बताओ कौन सा कलर करवाएं, है ना। अब बेचारे जिनकी नौकरी नहीं लगी, उनको कोई पूछता ही नहीं है। यानी उनके पास सॉवरेनिटी की ताकत नहीं है, उनके पास सॉवरेनिटी की ताकत नहीं है, उनके पास संप्रभुता की ताकत नहीं है। ठीक है, संप्रभुता किसको कहते हैं? संप्रभुता उसको कहते हैं जी जहां डिसीजन मेकिंग पावर आपके हाथ में है। ठीक है, जैसे आप देखोगे कुछ जगह क्या होता है, आप क्या देख रहे हो कि भाई पूछ कहेंगे क्या ही पूछना, इससे तो पढ़ा रहने देना, इसको बड़ा पता है, छोड़ना, इससे भी क्या ही पूछना। यानी उसे कोई भी डिसीजन मेकिंग में ध्यान नहीं दे रहे हैं, उससे कोई चीज पूछ नहीं रहे हैं, उसके निर्णय सर्वोच्च नहीं है, तो इट मींस दैट इज नॉट सोवरन। सोवरन का मतलब ही क्या है? सुप्रीम पावर। किस चीज की पावर? डिसीजन लेने की पावर। अगर किसी देश के पास अपने निर्णय खुद लेने की ताकत है, अपने डिसीजंस खुद लेने की ताकत है, इट मींस वो सोवरन है, अदरवाइज वो सोवरन नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं आगे, इसके अंदर और क्या क्या है और कहां से ये शब्द आया है, एक बार हम नोट्स को देखते हैं। देखिए जी, जो ये नोट्स मैंने आपकी क्लास के साथ अटैच कर दिए हैं, आपको पता होगा, आप देखोगे इसी के साथ ही अटैच्ड है। संप्रभुता शब्द भी लैटिन भाषा से आया है। ठीक है, सुपर एनस ये शब्द है, सुपर एनस, और वहां से लिया हुआ है। सुपरानस कह दीजिए, सुपर एनस कह दीजिए, इसका मतलब क्या होता है? सुप्रीम, यानी कि सर्वोच्च। इसका अर्थ ये है कोई भी ऐसा निकाय या ऐसा संगठन जिसका निर्णय अंतिम है, मतलब उसके ऊपर अब कोई कुछ नहीं कह सकता, उसने बोल दिया तो मतलब बोल दिया, यानी अब उसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं होगा। जो अंतिम है, जो सर्वोच्च है, जिसके आगे कोई अपील नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट को सर्वोच्च मान सकते हो न्याय की दुनिया में, सर्वोच्च है। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया तो इसका मतलब आगे कहीं अपील नहीं होगी। ठीक है, इस तरह के प्राधिकरण के पास, मतलब कोई भी ऐसा संगठन जिसके पास सर्वोच्च शक्ति है, नियंत्रण होता है, बाहरी शक्तियों से स्वतंत्र होता है। इसका मतलब क्या है? बाहर की कोई भी शक्ति उस पर दबाव नहीं डाल रही है कि आपको ये मानना है, ये करना है या नहीं करना है। बाहर की कोई भी शक्ति उसके ऊपर दबाव नहीं डाल रही है। उसको हम क्या कहते हैं? सर्वोच्चता, यानी कि संप्रभुता। ठीक है, प्रभु सत्ता भी कह सकते हो, संप्रभुता भी कह सकते हो। चलो, जो राजनीतिक विज्ञान के जनक हैं, कौन है? एरिस्टोटल, जो फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस है। उन्होंने क्या कहा है कि सर्वोच्चता क्या है, संप्रभुता क्या है, सोवरेनिटी क्या है? ये राज्य की सबसे बड़ी शक्ति है। मतलब कि राज्य के अंदर कोई सबसे बड़ी पावर है तो वो क्या है? वो सोवरेनिटी है। राज्य की सर्वोत्तम शक्ति के रूप में परिभाषित किया है किसने? अरस्तु ने। अरस्तु कौन? राजनीतिक विज्ञान के जनक। ठीक है, उसके बाद अब आप ये देखिए कि भाई 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं टू डिटरमाइन सोवरेनिटी। संप्रभुता को निर्धारित करने की 4 विशेषताएं हैं। सबसे पहले लोकेशन। लोकेशन क्या है कि राजनीतिक दुनिया के अंदर या कानूनी दुनिया के अंदर संघर्षों को, कॉन्फ्लिक्ट्स को हल करने के लिए सर्वोच्च शक्ति किसके पास है। ठीक है, आप देखोगे कि भारत के अंदर सर्वोच्च शक्ति राज्य के जनता के हाथ में है। ठीक है, सबसे बड़ी पावर यहां कौन है? जनता है। ऐसे ही कहीं पे कौन है? सरकार है। कहीं पे कोई और है, कहीं पे कोई और है। तो यानी किस जगह की बात हो रही है, किस क्षेत्र की बात हो रही है, किस एरिया की बात हो रही है, आप किन दुनिया के अंदर डिसीजन मेकिंग पावर की बात कर रहे हो। जो हम पॉलिटिकल साइंस के अंदर शब्द पढ़ रहे हैं सोवरेनिटी, वहां पे कहां पे डिसीजन लेने की बातें हो रही है? राजनीति में डिसीजन लेने की बातें हो रही है, कानूनी दुनिया में डिसीजन लेने की बातें हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहला है लोकेशन, कि आप कहां की बातें कर रहे हो? आप राजनीतिक और कानूनी चीजों की बातें कर रहे हो। फिर सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब अनुक्रम। इसका मतलब क्या है कि कौन से क्रम में है वो बॉडी। मतलब कि मैंने आपको लिए एक उदाहरण लिया, ये है घर। ठीक है, घर, ये है घर में मम्मी, इनकी चलती है भाई, मम्मी की चलती है, पापा भी मम्मी से पूछ के काम कर रहे हैं, आपको पता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये पूछा मम्मी किन क्षेत्रों में अपनी पावर दिखाएगी, तो पापा के बिजनेस में तो डिसीजन नहीं लेगी ना। आप क्या बताओगे? घरेलू चीजों में, धार्मिक चीजों में मम्मी की चलेगी। घरेलू, धार्मिक, रसोई की चीजों में मम्मी की चलेगी। यानी आपने क्या किया? मम्मी के लिए स्थान निर्धारित कर दिया कि इन इन क्षेत्रों में आपकी बात चलेगी। फिर अब ये पूछ रहे हैं कि आपका रैंक क्या होगा, आप जो बातें बता रही है उसका रैंक क्या होगा। तो मम्मी ने कहा रैंक का क्या मतलब है, मेरे से ऊपर कोई नहीं है, मैं सर्वोच्च हूं, मैं अनुक्रम में सबसे ऊंची हूं, मैं सीक्वेंस में सबसे ऊंची हूं, जो मैंने कह दिया बस, अब उसके बाद कुछ नहीं। यानी कि यह उस पदानुक्रम में निर्णय लेने की अंतिम शक्ति है। इसका मतलब अंतिम निर्णय यही लेंगी। अब इन्होंने कह दिया अमावस्या आज है तो आज है, अमावस्या पे ऐसे होगा तो होगा, पूर्णिमा पे ऐसे होगा तो होगा, अंतिम निर्णय इन्हीं का है। फिर व्यापकता, जनरलिटी।
मतलब कि अब इन्होंने जो भी डिसीजन लिया है उससे प्रभाव किस पर पड़ेगा? प्रभाव भाई सारे घर वालों पे पड़ेगा। इसका अर्थ है कार्यवाही के समग्र प्रवाह पर पड़ने वाला प्रभाव। मतलब कि क्या हो रहा है कि जो भी मम्मी के ऊपर डिपेंडेंट है, जैसे पापा है, बच्चे हैं, दादा दादी हैं, सबके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, उनके डिसीजन का सबके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। क्या आज अमावस्या है, बिना नहाए कोई भी खाने को हाथ नहीं लगाएगा, पहले मंदिर की थाली निकलेगी। उन्होंने डिसीजन ले दिया, ठीक है, और इसका प्रभाव अब हर चीज पे पड़ रहा है। जो बेचारे कभी नहीं नहाते सर्दियों में, उन्हें भी अब जाके नहाना पड़ेगा, नहीं तो मम्मी कूट देंगी। ठीक है, तो व्यापकता का मतलब क्या है? इनका डिसीजन कितना व्यापक है, कितना प्रभाव पड़ेगा, किस किस पर प्रभाव पड़ेगा। फिर स्वायत्तता या स्वतंत्रता। अब मम्मी बिल्कुल स्वतंत्र हैं, वो अपने हिसाब से डिसीजन ले रही है। कैलेंडर देखा है, अपने हिसाब से डिसीजन लेंगी। ठीक है, वो किसी की सुनेंगी नहीं। पापा कह रहे अरे छोड़ना यार, आज अमावस्या पर कल मना लेंगे। ऐसे कैसे मना लेंगे? आज ही है तो आज ही है ना, ऐसे कैसे मना लोगे? मैंने कहा है खड़े हो, नहा के आओ, है ना। यानी ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंट, वो बिल्कुल ऑटोनमस है, वो बिल्कुल स्वायत्त है, स्वतंत्र है। वो दूसरों के दबाव में नहीं है। ठीक है, और हर तरीके के संचालन को करने के लिए स्वतंत्र है। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक है सोवरेनिटी को सोवरन बनाने के लिए। सबसे पहले कितने एरिया के, कौन कौन से क्षेत्रों में आपकी चलेगी, लोकेशन बता दिया, स्थान बता दिया। ठीक है, फिर बता दिया उसका सीक्वेंस, यानी उनके निर्णय का सीक्वेंस क्या है, सबसे ऊंचे वाला है, उनके ऊपर कुछ नहीं है। सीक्वेंस के बाद हमने बता दी जनरलिटी, यानी व्यापकता, किन किन लोगों पर उसका प्रभाव पड़ेगा। और चौथी चीज हमने बता दी स्वायत्ता, यानी स्वतंत्रता, वो बिल्कुल स्वतंत्र या निष्पक्ष होकर अपने डिसीजंस ले रही है। तो ये चारों तरीके की चीजें आई होप आप लोग समझ गए हैं कि सोवरेनिटी को सोवरेनिटी कौन बनाता है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ सोवरेनिटी, संप्रभुता की विशेषताएं क्या क्या है। यहां तक किसी को कुछ भी पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं, यहां तक किसी को कुछ भी पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। मोस्ट वेलकम। बातें समझ आई है तो एक बार थम्स अप दे दीजिए कि हाँ जी मैम इतनी चीज समझ आ गई है। जल्दी से, अगर यहां तक चीजें समझ आ गई है तो आप लोग पूछ सकते हैं। आ गई ना? ओके। क्लास चल रही है भाई, तुम्हें हमेशा ही डाउट रहता है मैडम क्लास नहीं, अगर क्लास नहीं चल रही होती तो आपका मैसेज मुझे ना मिलता। ये जो भी है 710 वाले। अभी हम देखते हैं आगे फीचर्स ऑफ सोवरेनिटी। एब्सोल्यूटनेस, सबसे पहला है एब्सोल्यूटनेस यानी निरपेक्षता। इसका मतलब क्या हुआ कि संप्रभुता जो भी है, संप्रभुता जो भी है, संप्रभुता का, मुझे लगता है सुनील दत्त मैरिड है, तभी एग्जाम्पल से जल्दी समझ गए। ये भी फंसे हुए इस तरीके की सर्वोच्चता में। अच्छा, अब बात को समझना। निरपेक्षता, इसका मतलब क्या है कि सर्वोच्च कोई भी हो सकता है। जैसे हमारे घर में हमारी मदर सर्वोच्च है, ठीक है। ऐसे ही आप देखोगे कि कुछ देश ऐसे हैं जहां पे जनता सर्वोच्च है, कुछ देश ऐसे हैं जहां पे संसद सर्वोच्च है, संसद ने जो कह दिया उसकी बात नहीं काट सकते। कुछ देश ऐसे हैं जहां पे मंत्री या कोई एक व्यक्ति, जिसको तानाशाह देश कहते हैं, नॉर्थ कोरिया जैसे, वो सर्वोच्च है। तो जो भी सर्वोच्च है, जो भी सर्वोच्च है ना, जो भी सर्वोच्च है वो एब्सोल्यूट है। मतलब कि अब उससे ऊपर कोई नहीं, नो इफ नो बट, अब कुछ नहीं है। यानी संप्रभुता को पूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसे किसी भी श्रेष्ठ शक्ति या प्राधिकरण द्वारा सीमित या प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। यानी जिसको भी आप सोवरन पावर दे रहे हो, जिसको भी आप संप्रभु बना रहे हो, वो कोई भी हो सकता है। अब आप उसको बांध नहीं सकते, आप उसको बांध नहीं सकते। वो सर्वोच्च है, मतलब सर्वोच्च है। वो किसी भी चीज से ना तो रिस्ट्रिक्ट होगा, ना ही वो लिमिटेड होगा, वो सर्वोच्च हो चुका है। ठीक है, उसके बाद परमानेंस। परमानेंस मतलब अविच्छिन्नता, उसकी ये ताकत अब कोई छीन नहीं सकता। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल भारत के अंदर जनता सर्वोच्च है, जनता से अब ये ताकत कोई छीन नहीं सकता कि 5 साल तक तो तुम सर्वोच्च हो फिर सर्वोच्च नहीं हो, ऐसा नहीं है। एक बार अगर हमको संप्रभुता मिल गई तो वो मिल गई, वो परमानेंट है, अविच्छिन्न है। अब आपको कोई
छीन नहीं सकता आपसे ये ताकत। यानी कि जो जीन बॉडिन है, जिन्होंने मॉडर्न कंसेप्ट सोवरेनिटी का दिया है, जिसको आप बोंदा भी कहते हो, ठीक है, जो जीन बॉडिन है वो शाश्वत शक्ति मानता है, परपिचुअल। परपिचुअल का मतलब होता है अनंत समय तक। कहते हैं ना विष्णु भगवान अनंत काल से अनंत काल तक चलते रहेंगे, परपिचुअल है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर किसी के हाथ में सोवरेनिटी आ गई, अगर किसी के हाथ में संप्रभुता उसको एक बार मिल गई, तो फिर वो सर्वोच्चता चलती रहेगी। अब मम्मी से कोई पावर ले नहीं सकता, अब मम्मी से आके दूसरी मम्मी पावर लेंगी। यानी कि वो जो अब लड़के के लिए बहू देखी है, जब वो मम्मी बनेंगी तब उनके हाथ में वो पावर होंगी, फिर वो अपने एरिया के अंदर अपना हुकूमत चलाएंगी। यानी कि अब उनके हाथ से शक्ति कोई छीन नहीं सकता, है ना। तो इफ पावर बी हेल्ड ओनली फॉर अ सर्टेन टाइम, अगर आप यूं कह दो कि तेरे 2 साल के लिए तू सॉवरन है, या 2.5 साल के लिए तू सॉवरन है, 5 साल के लिए तू सॉवरन है, इसका मतलब कोई सॉवरेनिटी नहीं है। सॉवरेनिटी का मतलब ही है एब्सोल्यूट, यानी उसको कोई लिमिट नहीं कर सकता, उसको कोई सीमित नहीं कर सकता, उसको कोई प्रतिबंधित नहीं कर सकता, और वो परमानेंट है। अगर एक बार सर्वोच्चता मिल गई मतलब मिल गई, अब वो परमानेंट है, उसको कोई नहीं छीन सकता अब, ठीक है। अगर सवाल बन जाए किसने संप्रभुता को शाश्वत शक्ति के रूप में वर्णित किया है, किसने संप्रभुता को परपिचुअल पावर कहा है, तो आप कहोगे जीन बॉडिन, ठीक है। उसके बाद जो है एक और स्टेटमेंट इन्होंने दिया है, ये बॉडिन की ही स्टेटमेंट है। इफ पावर बी हेल्ड ओनली फॉर अ सर्टेन टाइम इट इज नॉट सोवरन पावर, एंड ही हु होल्ड्स इट फॉर दैट टाइम इज नॉट अ सोवरन। क्या कह रहा है ये? ऐसा कह रहा है कि भाई नायक पिक्चर चल रही है, नायक पिक्चर में अनिल कपूर की पिक्चर थी, तुमको पता है। अनिल कपूर एक दिन का सीएम बना था, एक दिन का सीएम बना था, ठीक है, सिर्फ एक दिन के लिए सीएम बना था अनिल कपूर। अब तुमको मैं ये बात बता दूं, जीन बॉडिन क्या कह रहा है, भाई तू कुछ नहीं है, तू तुच्छ प्राणी है। अगर तेरे को लिमिटेड टाइम के लिए सर्वोच्चता मिली है, लिमिटेड टाइम के लिए सोवरेनिटी मिली है, तो वो कोई सोवरेनिटी नहीं है। और तुम सोवरन नहीं हो अनिल कपूर, तुम सोवरन नहीं हो, क्योंकि तुमको समय में बांध दिया गया है। तो जो सोवरेनिटी है वो ना समय में बंधेगी, ना परिस्थितियों में बंधेगी, किसी तरीके से नहीं बंधेगी, वो हमेशा परमानेंट होगी। जीन बॉडिन ये स्टेटमेंट बोलते हैं, ठीक है। However, if a state loses its independence and is placed under the suzerainty of other state, its sovereignty is also lost. क्या कहता है? अगर राज्य अपनी स्वतंत्रता खो देता है, जैसे भारत अंग्रेजों के अधीन हो गया था, तो हम अपनी सोवरेनिटी है क्या? डिसीजन मेकिंग पावर। अब वहां पे हम थोड़ा ना डिसीजन ले रहे थे, अंग्रेज डिसीजन ले रहे थे। तो अगर कोई देश अपनी स्वायत्ता, अपनी ऑटोनॉमी, अपनी इंडिपेंडेंस, अपनी स्वतंत्रता खो देता है, मतलब अपनी संप्रभुता भी खो देता है। ये बात जीन बॉडिन कह रहे हैं, जिसको आप बोंदा कहते हो, जो आधुनिक संप्रभुता का जनक माना जाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। 2 फीचर हमने इसके देखे। पहला फीचर देखा इसका एब्सोल्यूटनेस, यानी निरपेक्षता, ये लिमिटेड नहीं है। दूसरी चीज हमने इसकी देखी परमानेंस, यानी कि अविच्छिन्नता, ठीक है। तीसरी चीज यूनिवर्सैलिटी, यानी कि सार्वभौमिकता। इसका मतलब क्या है? कहता है कि अगर कोई चीज सर्वोच्च है तो वो हर क्षेत्र के अंदर सर्वोच्च है। सार्वभौमिक है मतलब वो सर्वव्यापी है, सर्वव्यापक गुण है। चाहे देश के अंदर के डिसीजन लेने हो, चाहे देश के बाहर के डिसीजन लेने हो, व्यक्ति, समूह, क्षेत्र, हर चीज के अंदर जो संप्रभुता है वो फैली हुई है, ठीक है। विभिन्न राज्यों, मतलब देश के अंदर के डिसीजन हो चाहे बाहर के हो, फिर वो ही लेगा जो सर्वोच्च है, जो जिसको आपने संप्रभुता की ताकत दी है, वो ही वो सारे डिसीजन अब लेगा, ठीक है। उसके बाद चौथी चीज है इनएलिनेबिलिटी, यानी अहस्तांतरणीयता। अब ऐसा नहीं है कि आपकी मदर, यानी घर की जो लेडी है फीमेल, वो अपनी सर्वोच्च पावर किसी और को दे दे कि ठीक है आज से मैं सर्वोच्च नहीं हूं, तुम सर्वोच्च हो। नहीं, तुम सर्वोच्च हो मतलब परमानेंट तुम ही हो, तुम ही डिसीजन लोगी, यानी ये अहस्तांतरणीय है। ऐसा नहीं है कल को भारत देश ये कह दे कि मैं सर्वोच्च नहीं हूं और मैं तो मेरे डिसीजन मेकिंग पावर पाकिस्तान को दे रहा हूं। अगर आपने ऐसा कह दिया तो आप देश नहीं रहे, आप सर्वोच्च नहीं रहे, ठीक है। ये इनएलिनेबिलिटी है, ये अहस्तांतरणीयता है, आप इसको हस्तांतरण नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपने आपकी सोवरेनिटी किसी को दे दी, डिसीजन मेकिंग पावर आपने किसी को दे दी, तो आप नष्ट हो जाओगे, ठीक है। अब आपने मान लीजिए मुझे अपनी सारी डिसीजन मेकिंग पावर दे दी, मैं कह दूंगी तुम्हें सांस नहीं लेना, और तब तक नहीं लेना जब तक प्राण नहीं निकल रहे, नष्ट नहीं हो गए तुम।
तो अगर तुमने अपनी डिसीजन मेकिंग पावर किसी को दे दी, मतलब तुमने अपना सब कुछ दे दिया, यानी राज्य नष्ट हो जाएगा। ये अहस्तांतरणीय है, आप इसको हस्तांतरण नहीं कर सकते, ये अविभाज्य है। आप अपनी पावर को डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में नहीं बांट सकते कि ठीक है इस फील्ड के डिसीजन तू ले ले, इस फील्ड के डिसीजन तू ले ले, नहीं। सोवरेनिटी किसी एक के पास है तो एक के ही पास है, आप इसको बांट नहीं सकते, ठीक है, क्षेत्रों में, समूहों में आप इसको बांट नहीं सकते, ठीक है। प्रत्येक राज्य में संप्रभुता को एक ही निकाय में निहित किया जाना चाहिए, जो अंतिम आदेश जारी करने के लिए कानूनी रूप से सक्षम हो। जो हाईएस्ट डिसीजन ले रहा है, जो सुप्रीम डिसीजन ले रहा है, उसके हाथ में ही सारी संप्रभुता होनी चाहिए, ठीक है। और वो जिस तरीके के भी आदेश अब दे रहा है, वो सारे के सारे आदेश हर किसी को मानने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये सॉवरेनिटी है। इसके फीचर्स हम लोगों ने क्या क्या किए, मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। इसके फीचर जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो। हमने सबसे पहला लिखा एब्सोल्यूटनेस। क्या लिखा? एब्सोल्यूटनेस, यानी कि निरपेक्षता, निरपेक्षता, ठीक है। दूसरा हम लोगों ने क्या लिखा निरपेक्षता के साथ? दूसरा हमने लिखा इसके अंदर कि परमानेंस, ठीक है, परमानेंस, यानी कि ये परमानेंस, अविच्छिन्नता, अविच्छिन्नता, ठीक है, अविच्छिन्नता, परमानेंस, यानी कि यहां पे हमने देखा कि बोंदा ने क्या कहा है, बॉडिन ने ये कहा है ये परपिचुअल है। परपिचुअल मतलब अनंत है, ठीक है, अब ये खत्म नहीं होगी, ठीक। फिर हमने तीसरे नंबर पे क्या पढ़ा, ये यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है, ठीक है। हर क्षेत्र के अंदर अब वो संप्रभु है, भारत के अंदर के डिसीजन लेने के लिए भी और बाहर के डिसीजन। इनएलिनेबल मतलब कि आप इसको स्थानांतरण नहीं कर सकते, अहस्तांतरणीय है। ये आप किसी को सौंप नहीं सकते कि कुछ समय के लिए तुम डिसीजन ले लो, अहस्तांतरणीय है, ठीक है। और हमने क्या देखा कि आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते, ये इनविजिबल, इनडिविजिबल है, इंडिविजिबल है, अविभाज्य है। तो यहां से स्टेटमेंट बनेंगी कि क्या सोवरेनिटी डिविजिबल है, इंडिविजिबल है, इस तरीके से। तो आपको पता होना चाहिए ये सारे के सारे फीचर किसके हैं, ये सारे के सारे फीचर जो है वो सोवरेनिटी के हैं। और इन शब्दों को ध्यान से देखें, पेपर में यही शब्द आएंगे तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या पूछ रहा है। इन्हीं शब्दों को जैसे अनट्रांसफरेबल लिख रहे हैं, अनडिवाइड लिख रहे हैं संजीता और सुनील, तो आपको वही शब्द याद रखने हैं जिसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। इस तरीके से आपको ये चीजें याद रखनी है। अब इसके बाद जो है अगला नाम आता है चार्ल्स आर बिट्स का, ठीक है। इसने क्या बताया चार्ल्स आर बिट्स ने? चार्ल्स आर बिट्स, ये इनका नाम है। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा जी जो संप्रभुता है उसके दो आयाम है, जो सोवरेनिटी है उसके दो डायमेंशंस हैं, दो आयाम है यानी कि दो डायमेंशन है, ठीक है। इसके दो रूप हैं, दो फेस हैं, आप ऐसा कह सकते हो। एक है जिसको कहते हैं इंटरनल सोवरेनिटी और एक है जिसको कहते हैं एक्सटर्नल सोवरेनिटी। इंटरनल यानी कि आंतरिक संप्रभुता और एक्सटर्नल यानी कि बाह्य संप्रभुता। आंतरिक यानी बाह्य संप्रभुता। आंतरिक संप्रभुता क्या होता है, मैं वही उदाहरण लेके आपको बता रही हूं। ये मम्मी है, मदर है, घर के अंदर के डिसीजन, घर के अंदर के डिसीजन, ठीक है। यानी कि घर में आज ये बनेगा, आज ये पूजा होगी, ठीक है। ये है घर के अंदर के डिसीजन। घर के बाहर के डिसीजन क्या होंगे? आज फला आंटी की पार्टी में जाना है नहीं जाना, पड़ोसन के रिलेटेड जितने भी डिसीजन है, रिश्तेदारों से रिलेटेड जितने भी डिसीजन है, यानी कि अब आप अपने घर से बाहर निकल के डिसीजंस ले रहे हो, ठीक है। घर के बाहर के संपर्क में अब आप डिसीजन ले रहे हो, वो क्या है, उसको बोलते हैं जी हम, यानी कि एक्सटर्नल। ये क्या है? एक्सटर्नल है, ठीक है। तो ऐसे ही जब भारत देश के अंदर के डिसीजन ले रहा है तो उसको कहेंगे आंतरिक। जैसे कि ट्रिपल तलाक, देश के अंदर के लिए डिसीजन लिया, ठीक है, ट्रिपल तलाक। और एक्सटर्नल जैसे WTO ने कुछ कहा है, हम उनकी बात माने या ना माने, हम कॉमनवेल्थ गेम का हिस्सा बने कि ना बने, ये है देश के बाहर के मामले। तो भारत जो है वो बाहरी रूप से भी स्वतंत्र है और अंदर रूप से भी स्वतंत्र है, आंतरिक रूप से भी स्वतंत्र है। ना तो हम देश के अंदर के डिसीजन लेने के लिए किसी और शक्ति से पूछते, ना ही हम देश के बाहर के डिसीजन लेने के लिए किसी और देश से पूछते। हम सारे डिसीजंस खुद अपने नेशनल इंटरेस्ट में लेते हैं।
तो चार्ल्स आर बिट्स ने यह कहा कि सोवरेनिटी दो तरीके की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। आपको यहां पे ये चीजें स्पष्ट रूप से दिखाएंगी। ठीक है, आंतरिक संप्रभुता क्या होता है, यानी सीमा के भीतर सर्वोच्च अधिकार है। इसका तात्पर्य है कोई भी कार्यवाही करने के लिए राज्य के ऊपर आंतरिक रूप से कोई उच्च प्राधिकरण मौजूद नहीं है। मतलब कि आंतरिक रूप से देश के अंदर आपसे ऊंचा कोई नहीं है। ठीक है, यह राज्य की क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर संचालित होता है, जैसे घर के अंदर मैंने आपको बताया। ठीक है, उसके बाद बाहरी आयाम क्या है, यह है जहां प्रत्येक राज्य स्वतंत्र है और अपने आंतरिक मामलों में बाहरी हस्तक्षेप से मुक्त है। यानी कि बाहर का भी कोई बंदा हमारे ऊपर कोई कुछ दबाव नहीं डाल सकता। ठीक है, कि हमको अपने किसानों को सब्सिडी देनी है नहीं देनी है, हमें क्या करना है नहीं करना है, ये सारे जो बाहर के डिसीजन है ना, वो भी हम किसी से पूछ के नहीं लेते हैं। ठीक है, वो भी हम किसी से पूछ के नहीं लेते हैं। हम अपनी मर्जी से किसी भी प्लेटफॉर्म पे उपस्थित है, अपनी मर्जी से हमने आईएमएफ ज्वाइन किया है, हमारे ऊपर दबाव नहीं बना है। अपनी मर्जी से हम लोगों ने यूएन को ज्वाइन किया है, कॉमनवेल्थ नेशंस को ज्वाइन किया है, हमारे ऊपर किसी का दबाव नहीं था। ना ही हमको कोई ऐसे कहने वाला फला देश से संपर्क रखो फला से ना रखो। हम हर देश से अपने नेशनल इंटरेस्ट में संपर्क रखेंगे या नहीं रखेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, ये है आंतरिक और बाह्य स्वतंत्रता। अब कितने तरीके की संप्रभुता होती है, अब हम उस पे चलेंगे। यहां तक अगर किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, प्लीज पूछ लीजिए, और नहीं है तो प्लीज एक बार थम्स अप दे दो ताकि मैं आगे चल सकूं। क्लियर है यहां तक सारी बातें? कोई डाउट है तो बता दीजिए, अदरवाइज मैं चल रही हूं। कितने तरीके की संप्रभुता होती है, जल्दी से बताएं। बोलो जल्दी से। क्लियर है सारी चीजें? क्लियर है ना? ओके पुष्पा, अब चलते हैं हम ये कितने तरीके की होती है। अभी तो हमने इसके डायमेंशंस पढ़े थे, आयाम पढ़े थे। अब हम देखते हैं सोवरेनिटी कितने तरीके की होती है। जैसे एक है टिटुलर, ठीक है, यानी सिर्फ टाइटल टैग के रूप में है, कुछ है नहीं। ठीक है, अब रियल के अंदर क्या होता है, वास्तविक संप्रभुता। रियल में क्या होता है, वास्तविक संप्रभुता। टिटुलर के अंदर क्या है, पहले ये देखिए यहां पे क्या है, जैसे इसको सैरेमोनियल भी बोलते हैं। सैरेमोनियल यानी कि क्या हो रहा है, जैसे कि अपने यहां पे सिर्फ नाम की शक्ति है राष्ट्रपति के पास, सिर्फ नाम की शक्ति है राष्ट्रपति के पास। ठीक है, सिर्फ नाम की शक्ति है राष्ट्रपति के पास या किंग क्वीन के पास। असली ताकत नहीं है, असली डिसीजन ये नहीं ले रहे हैं, असली डिसीजन ये नहीं ले रहे हैं। टिटुलर का मतलब क्या होता है, सिर्फ नाम की ताकत, हकीकत में इनके पास कोई ताकत है ही नहीं। किसी समय में होती होगी राजा राजाओं के पास, किसी समय में होती होगी जहां पे मोनार्की थी, लेकिन आज के दिन वहां पे वास्तविक शक्ति किसी और के हाथ में है, सिर्फ नाम की शक्ति रह गई है इज्जत देने के लिए। ठीक है, जैसे भारत का राष्ट्रपति, हकीकत में उनके पास ताकत थोड़ी ना है। जितने डिसीजन लेते हैं वो किसके हिसाब से लेते हैं, सारे के सारे डिसीजन वो प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद के अकॉर्डिंग लेते हैं। रियल पावर किसके हाथ में है, प्रधानमंत्री के हाथ में है। तो उसको हम क्या कहेंगे, वो हमारे रियलिटी में सॉवरन है। ठीक है, वो रियलिटी में सॉवरन है। तो इस तरीके से आप ये देखिए कि यहां पे भी यही है कि टिटुलर सोवरेनिटी क्या है, इट रेफर्स टू सेवरिटी इन नेम ओनली नॉट इन रियल पावर। इनके हाथ में जो है वो रियल पावर नहीं है, वास्तविक शक्ति इनके हाथ में नहीं है, सिर्फ नाम की गंभीरता है। ठीक है, हाय कर दो बेटा वहां पे, दिख रहा है कोई, है कोई, है कोई दिखाई दे रहा है आपको वहां पे? कोई भी नहीं दिख रहा, आप तो रैबिट बने हुए हो, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है, सिर्फ नाम मात्र की संप्रभुता है। ठीक है, आमतौर पर राजा या सम्राट से जुड़ा है, मैंने बता दिया तुमको। वही चीजें हैं कि वास्तविक में उसके हाथ में कोई ताकत नहीं है, बस नाम की ताकत है। उदाहरण भी यहां पे देखो, ब्रिटिश मोनार्क है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, ये सब। रियल सोवरेनिटी वास्तविक में जो शक्ति का उपयोग करते हैं, जैसे कि आप देखोगे
कि यह उस वास्तविक शक्ति को संदर्भित करता है जो समाज में आज्ञाकारिता का आदेश देती है। चाहे कानूनी मान्यता कुछ भी हो, संवैधानिक कुछ भी कहता हो, लेकिन हकीकत में पावर किसके हाथ में है? प्रधानमंत्री के हाथ में है। ठीक है, तो यानी कि भारत के प्रधानमंत्री वास्तविक रियल सोवरेनिटी का एक उदाहरण हम बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा टाइप है कानूनी संप्रभुता। कानूनी संप्रभुता क्या है कि सर्वोच्च कानून बनाने वाला कौन है? ठीक है, सर्वोच्च कानून बनाने वाला कौन है? दैट इज लीगल सोवरेनिटी। सबसे ऊंचा कानून बनाने वाला कौन है? राज्य में सर्वोच्च कानून बनाने वाले प्राधिकरण को बता रहा है कि सबसे ऊंचा कानून कौन बना रहा है। ठीक है, इस तरह के प्राधिकरण को कानून द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। लॉ में लिखा है कि कानून यही बनाएंगे। जैसे अपने यहाँ पे संसद कानून बनाएगा। ठीक है, फिर अब हर थिंकर अलग बात बोलता था। कोई बोलता था, होब्स बोलता था कि लेवियाथन बनाएगा कानून, रूसो बोलता था कि लोग बनाएंगे कानून, यानी जनरल विल से कानून बनेगा। अब हर थिंकर के अलग अलग विचार इसके अंदर हम पढ़ेंगे जो आगे चलेगा। पहले अभी सिर्फ इतना सा समझ लीजिए कि कानूनी संप्रभुता किसके हाथ में है। कानूनी संप्रभुता भारत में जैसे संसद के हाथ में है। कानून बनाने की ताकत जिसके हाथ में है उसको कानूनी संप्रभुता या लीगल सोवरेनिटी कहते हैं। ठीक है, मॉडर्न स्टेट में जैसे आप देखोगे कि कानून किसके अनुसार बन रहा है। अब तुम ये बात समझना ना सुनील, संसद तो ठीक है कानून बना रहे हैं, लेकिन संसद भी किसके अकॉर्डिंग कानून बना रहा है? संविधान के अकॉर्डिंग। कॉन्स्टिट्यूशन जैसे जैसे कह रहा है हम वैसे ही तो कानून बनाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन जैसे जैसे कह रहा है हम वैसे ही तो कानून बनाएंगे। अपनी मर्जी से तो संसद भी कानून नहीं बना सकता। यानी संविधान सर्वोच्च है। इसका मतलब क्या हुआ? संविधान सर्वोच्च है। ठीक है, ये जो भी व्यू है ये कौन मानते थे? जॉन ऑस्टिन, ठीक है, थॉमस हॉब्स, जर्मी बेंथम, ये सब लीगल सोवरेनिटी को मानते थे। ठीक है, ये क्या कहते थे? तीनों ही लोग क्या कहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन ही लीगल सोवरेनिटी है, संविधान ही है जो कानूनी रूप से सर्वोच्च है। ठीक है, अगली सोवरेनिटी का प्रकार है पॉलिटिकल सोवरेनिटी। पॉलिटिकल सोवरेनिटी क्या होता है? ये डेमोक्रेटिक सिस्टम, लोकतांत्रिक प्रणालियों को बता रहा है। जैसे कि भाई आप ये देखो कि द पीपल आर रिकॉग्नाइज्ड एज द अल्टीमेट एंड फाइनल सोर्स ऑफ ऑल अथॉरिटी। भारत के अंदर अगर आप देखोगे तो सारे के सारे अधिकार लोगों से निकल रहे हैं। लोगों को सभी अधिकारों के अंतिम स्रोत के रूप में पहचाना जा रहा है। ठीक है, सारी पावर किसके हाथ में है? लोगों के हाथ में। उस संविधान को बनाने वाले भी कौन है? सब लोग हैं। ठीक है, भारत के लोग हैं। तो पॉलिटिकल सोवरेनिटी क्या कहता है कि पीपल्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज द अल्टीमेट एंड फाइनल सोर्स, यानी कि ये डेमोक्रेटिक सिस्टम से जुड़ा हुआ है। तो सीधे सीधे सवाल निकलेंगे, डेमोक्रेटिक सिस्टम से कौन जुड़ा हुआ है? लीगल सोवरेनिटी, पॉलिटिकल सोवरेनिटी। तो आपको बताना है जी, राजनीतिक संप्रभुता जो है वो डेमोक्रेटिक यानी लोकतंत्र की ताकत को बता रहा है। ठीक है, उसके बाद अगला है जिसको कहते हैं पॉपुलर सोवरेनिटी। सवाल यहां से बहुत बार बन चुका है और इसको जीन जैक रूसो यानी जे रूसो से इसको लिंक करते हैं। लोकप्रिय संप्रभुता क्या होता है इसको समझो। लोकप्रिय में लोक शब्द क्या बता रहा है? पीपल को बता रहा है, लोगों को बता रहा है। ठीक है, यानी असली पावर किसके हाथ में है? भारत के लोगों के। भारत क्या किसी भी देश के लोगों के हाथ में हो उसको कहते हैं क्या? पॉपुलर सोवरेनिटी। उसको कहते हैं लोकप्रिय संप्रभुता। और जैसे जे रूसो था, जे रूसो का जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट था उसको याद करो। रूसो ने क्या कहा था कि जो राज्य के अंदर कानून बनेंगे वो कैसे बनेंगे? वहां के लोग अपनी अपनी विल बनाएंगे और जनरल विल के अकॉर्डिंग ही देश चलना चाहिए, सामान्य इच्छा के अकॉर्डिंग ही देश चलना चाहिए। ये बात जे रूसो ने बताई थी। और वो सामान्य इच्छा कौन बना रहा है? वहां के लोग बना रहे हैं। वो सामान्य इच्छा कौन बनाता है? वहां के लोग। मतलब मेरी इच्छा, इसकी इच्छा, आपकी इच्छा, किसी और की इच्छा, सब लोगों की इच्छाएं मिलकर, गुडविल मिलकर जनरल विल बनती है। और उस जनरल विल को एक किताब में लिख दिया और वही रूल जो है वो देश को चलाने के लिए यूज होंगे। वही के वही रूल जो है वो देश को चलाने के लिए यूज होंगे। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं जी हम, किसका कंसेप्ट? पॉपुलर सोवरेनिटी यानी लोकप्रिय संप्रभुता का कंसेप्ट। ठीक है, लोकप्रिय संप्रभुता का कंसेप्ट जो जीन जैक रूसो से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो रूसो इसके बारे में बातें बताते हैं। एक मिनट बेटा, इनका क्या मानना है? इनका मानना यह है कि लोग अंतिम अधिकार है। अंतिम अधिकार कौन है? लोग अंतिम अधिकार है। और सर्वोच्च शक्ति किसी भी संस्थान में नहीं है,
संसद में, सुप्रीम कोर्ट में, उनके हाथ में नहीं है। सर्वोच्च शक्ति लोगों के हाथ में है। ठीक है, सर्वोच्च शक्ति लोगों के हाथ में है। रूसो क्या कहता था, जिसको पॉपुलर सोवरेनिटी, लोकप्रिय संप्रभुता का जनक माना जाता है। रूसो को लोकप्रिय संप्रभुता का जनक माना जाता है, इस चीज को याद रखना। यहां तक किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए। अब हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ सोवरेनिटी की। मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दूं, यहां तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है। टाइप के अंदर हमने क्या पढ़ा है, टिटुलर यानी नाम की, रियल यानी वास्तविक। ठीक है, तीसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा है, लीगल सोवरेनिटी यानी कि कानूनी संप्रभुता। लीगल यानी कि कानूनी संप्रभु। ये दो बेटा मेरे को, कचू नो बेटा, आप जाओ जाओ जाओ, मेरे को काम कराना बहुत सारा। जाओ जाओ, देखो वो देखो, ओए कितने सारे पॉपअप आ गए, पॉपअप। आप ये देखो, तीसरे तरीके की जो सोवरेनिटी है वो लीगल सोवरेनिटी है। ठीक है, यानी कानूनी सर्वोच्चता है। चौथे तरीके की हम लोगों ने क्या पढ़ी, कानूनी में हमने क्या पढ़ी, कानून बनाने का अधिकार किसके हाथ में है। चौथा हम लोगों ने पढ़ा पॉलिटिकल सोवरेनिटी, जो राजनीतिक सर्वोच्चता कहलाती है और ये लोकतंत्र से जुड़ी हुई है, डेमोक्रेटिक सिस्टम से जुड़ी हुई है। पांचवा हम लोगों ने क्या पढ़ा, पॉपुलर सोवरेनिटी यानी कि लोकप्रिय संप्रभुता। लोकप्रिय संप्रभुता का जनक किसको माना, जे रूसो को माना। रूसो को लोकप्रिय संप्रभुता का जनक माना। ये क्या कहता है, असली पावर जनता के हाथ में है। ये क्या कहता है, असली पावर लोकतंत्र के हाथ में है। ये कहता है असली पावर, कानून बनाने की पावर किसके हाथ में है, वास्तविक में ताकत किसके हाथ में है और नाम की ताकत किसके हाथ में है। ये 5 प्रकार के प्रकार हम लोगों ने पढ़े हैं सोवरेनिटी के। आई होप आपको ये चीजें क्लियर है। अरे क्लियर है ना, इतनी बातें क्लियर है, इतनी बातें जल्दी बोलो। फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। एक बार बता दो, तुम सुन भी रहे हो क्या, समझ आ रहा है क्या कुछ, बताओ मेरे को एक बार, समझ आ भी रहा है कुछ। चलो अच्छी बात है, अगर आ रहा है तो चलो जी। अब आगे देखेंगे हम क्या फंक्शंस क्या है, संप्रभु राज्य के कार्य क्या है। सबसे पहला कार्य क्या है, नाम से ही समझ आ जाएगा, बहुत मुश्किल टॉपिक नहीं है ये। प्रादेशिक संगठन यानी कि टेरिटोरियल ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी संप्रभु राज्य के काम क्या है, कोई भी ऐसा राज्य जो अपने डिसीजन खुद लेता है, वो किस किस तरीके के डिसीजंस लेता है, वो किस किस तरीके के डिसीजंस लेता है। देखिए, सबसे पहले तो टेरिटोरियल ऑर्गेनाइजेशन। अब एक बात को समझना, अब हमारी जो मम्मी है, जिसका उदाहरण हमने शुरू में लिया था, वो पड़ोसी के घर में जाके थोड़ा ना अपनी चला सकती है, वो अपने ही तो घर में अपनी चलाएगी। समझ रहे हो इस बात को। ऐसे ही भारत कितने क्षेत्र में अपनी चला सकता है, या कोई भी देश कितने क्षेत्र में अपनी चला सकता है, उसको बोलते हैं टेरिटोरियल ऑर्गेनाइजेशन। वहां पे संप्रभु राज्य का ये एक फंक्शन है, ये काम बन जाता है कि आप अपने देश की सीमा निर्धारित करो। अब तुम एक चीज देखते होगे, चाइना के साथ डोकलाम विवाद हुआ तो हमारे देश ने उसी वक्त स्टेप लिया ना कि भाई ये टेरिटरी तो हमारी है, ये हमने फिक्स की हुई है, ये हमारी टेरिटरी है, और आप हमारी टेरिटरी में आके क्यों अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हो, क्यों आप अपनी सड़कें बना रहे हो, तुम्हें क्या पड़ी है हमारे यहाँ पे सड़क बनाने की। समझ रहे हो इस बात को। इसको बोलते हैं टेरिटोरियल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि प्रादेशिक संगठन। आपको आपके प्रदेश का एरिया डिसाइड करना, ये काम है, ये सोवरेनिटी है। ठीक है। दूसरा, इकोनॉमिक फंक्शन। इकोनॉमिक फंक्शन आप ये देखिए, यहाँ एक संप्रभु राज्य का सबसे बुनियादी कार्य क्या है, भौतिक स्थान का संगठन, कि जहां पे मैं मेरी चलाऊंगा वो क्षेत्र कितना है। भारत के अंदर ही तो चलाएगा, पाकिस्तान के डिसीजन थोड़ा ना भारत ले सकता है। ठीक है। उसके बाद आर्थिक कार्य, इकोनॉमिक फंक्शन। इकोनॉमिक फंक्शन के अंदर क्या है, भारत क्या देखेगा, कोई भी सॉवरन स्टेट किस तरीके के डिसीजन लेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी हमारी है, कौन सी प्रॉपर्टी किसी और की है, हम अपने देश में किस तरीके के इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकते हैं, आर्थिक गतिविधियां कर सकते हैं, कैसी आर्थिक गतिविधियां नहीं कर सकते, हमें कहां से प्रॉफिट कमाना है, कहां से नुकसान झेलना है, कैसे क्या हम ब्याज लेंगे, किसको देंगे, कहां से लोन मिलेगा नहीं लेगा, ये सारी चीजें इकोनॉमिक फंक्शन के अंदर आएंगी।
हमारे यहाँ पे लेबर रिफॉर्म्स कैसे होंगे, हमारे यहाँ के इंडस्ट्रियल रिलेशंस कैसे होंगे, हमारे यहाँ की औद्योगिक नीतियां कैसी होगी, ये सारे डिसीजंस जो हैं वो आर्थिक कार्य के अंदर कोई भी एक सोवरेन स्टेट लेगा। जैसे इंडिया की एक मर्केंडाइज ट्रेड पॉलिसी है, एमटीपी जिसको कहते हैं, व्यापारिक नीतियां बनी हुई है, ठीक है। जैसे भारत की एक निर्यात की नीति है, आयात की नीति है, किस पे कितना टैक्स लगेगा नहीं लगेगा, कस्टम ड्यूटी कितनी लेंगे नहीं लेंगे, ये सारी की सारी आर्थिक गतिविधि के अंदर आएगा। उसके बाद तीसरा काम क्या है, कल्चरल और नेशनल इंटीग्रेशन, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय एकता। कोई भी संप्रभु राज्य ये देखेगा कि हमें हमारी जो संस्कृति है वो पूरी दुनिया के अंदर पहचान बने, ये हमारे सॉवरन स्टेट का फर्ज है। भारत की संस्कृति योगा के हिसाब से आप ये देखो पूरी दुनिया में जानी जा रही है, ठीक है। यानी संप्रभु राज्य राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए जिम्मेदार है। राष्ट्रीय संप्रभुता राजनीतिक संगठन का प्रमुख सिद्धांत बन गया है, क्योंकि राष्ट्र के नाम पे संस्कृति के हिसाब से ही आप किसी भी लोगों को एकजुट कर सकते हो। कि हमारा कल्चर भी वही है जो आप लोगों का कल्चर है, ठीक है। आप देखो अपने यहाँ पे क्रिकेट के माध्यम से लोग एक देश से दूसरे देश में मिल रहे हैं, संस्कृति के माध्यम से, मूवीज के माध्यम से, सिनेमा के माध्यम से लोग जो हैं आपस में एक दूसरे को जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सांस्कृतिक और राष्ट्रीय एकता है कि हमें अपने राष्ट्र को एक बनाना है, ये भी हमारे सोवरन स्टेट का ही फर्ज है। उसके बाद सुप्रीम अथॉरिटी, सर्वोच्च अधिकार। अब तुम यूं देखो कि स्टेट का कोई ऑर्डर आए, राज्य का कोई ऑर्डर आए और वहां के लोग ये कहें, हे जाना, कौन मानता है इसकी, हट हट हट, कौन मानता है इसकी, कोई वैल्यू रहेगी क्या, वो काहे की संप्रभुता। मतलब कि जो राज्य है आपके, उसके पास एक अधिकार होना चाहिए सुप्रीम अथॉरिटी का, कि तुम ही हो जो सबसे ऊंची सत्ता हो, तुम जैसा कहोगे हम मानेंगे। यानी संसाधनों पे, जनसंख्या पे इसका नियंत्रण होना चाहिए, ऐसा ना हो कि इसकी कोई मान ही नहीं रहा है, ठीक है। ये क्या है, सुप्रीम अथॉरिटी है। उसके बाद मिलिट्री प्रोटेक्शन। हमारे एक सॉवरन स्टेट का और क्या काम होता है, सॉवरन स्टेट का काम होता है कि हमारी जो सेना है उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना, ठीक है। हमारी जो सेना है कब परमाणु हथियारों का यूज करेगी, कब नहीं करेगी, ठीक है। किस तरीके से हमारे यहाँ के रिलेशंस दूसरे देश के रिलेशन से रहेंगे जिससे हमारी आर्मी भी सुरक्षित रहे, ये सारी चीज़ों भी जो है, आतंकवाद से हमें कैसे लड़ना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, ये सारी चीज़ें सैन्य सुरक्षा के अंदर आएंगी। आई होप इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई है कि स्टेट के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। अब हम अलग अलग थिंकर्स की सोच देखेंगे और उनकी किताबों के बारे में पढ़ेंगे। जीन बोंदा क्या कहते थे सॉवरेनिटी पे, जीन बौदिन संप्रभुता पे क्या कहते थे और इनकी बुक का क्या नाम है। अब बुक्स के नाम, उनकी सोच, यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस निकलेंगे और आप यकीन मानना एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा, ठीक है, चाहे कितना भी मुश्किल पेपर बन जाए। अगर आप कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ पेपर में बैठेंगे तो एचटेट क्या, आप कुछ भी पेपर निकाल दोगे। कुछ भी तो निकल जाता है तुमसे, एचटेट पीजीटी पॉलिटिकल साइंस नहीं निकल रहा। और जैसा सुनने में आ रहा है, देखो मैं यूट्यूब पे तो ओपनली ये चीज़ नहीं बोलती, पर मैं आपको बता दूं कि हमें कमीशन के बिल्कुल अंदर की बंदे ने, जो लोग खुद ये नोटिफिकेशन अपलोड करते हैं, उन्होंने ही कहा है कि 17-18 जनवरी को कोई पेपर नहीं हो रहा। अभी ऊपर से कोई भी हमें टेंडर नहीं मिल रहा है, सरकार इस चीज़ को मना कर रही है कि अभी हम कोई पेपर लेने के लिए तैयार नहीं है। हद से हद ये पेपर अगर हो सकता है तो या तो 31 जनवरी को हो सकता है, ठीक है, या फिर 31 जनवरी के बाद 1 फरवरी से 10 फरवरी के बीच में जो भी संडे पड़ता है उसको होगा। ये पेपर 17-18 जनवरी को नहीं होगा, ये संभावना मैं आपको बता रही हूँ 99.99% है। अभी रात को जो कमीशन से बात हुई है उसके हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ, जो HBSC है उसने साफ मना कर दिया है कि भाई अभी 17-18 जनवरी को कोई अपलोडिंग नहीं हुई है, हम लोग इसको ऑफिशियली अनाउंस नहीं कर सकते, ठीक है, अभी के लिए, क्योंकि सरकार से कोई भी स्टैंप नहीं मिल रही है। तो आप अपनी तैयारी जोर शोर से करते रहे, आपका पेपर डेफिनेटली क्रैक होगा, तो किसी चीज़ से घबराए ना, ठीक है। यूट्यूब पे जब तक ऑफिशियली नहीं आ जाता, मैं तो पर्सनली ये बात आके नहीं बोलूँगी, हालांकि सर ने वीडियो बना दी मेरा मना करने के बाद भी, लेकिन आपको मैं अंदर की बात ये बता दूँ, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब जीन बॉन्दी क्या कहते हैं, 32 को 31 को रिटायरमेंट है उनकी। सरकार यही चाह रही है कि उनके हाथों से ये शुभ काम ना हो, और वो यही चाह रहे हैं कि मेरे हाथों से ये शुभ काम हो, तो बस ये टसल चल रहा है।
लेकिन अभी इतनी जल्दी नहीं, इतना सब कुछ कैसे 10 दिन के अंदर ये लोग करेंगे। मैं भी लेक्चरर हूँ भाई, गवर्नमेंट लेक्चरर हूँ, तो अभी तक कोई आदेश मिले नहीं हैं किसी तरीके के। नहीं तो हमें पहले आदेश मिलते हैं, ड्यूटी वगैरह लगती है, सारे काम होते हैं। तो अभी तक कोई ऐसा हमारे पास कोई लिस्ट नहीं आई है, कोई सूची नहीं आई है, ठीक है, कहीं पे ड्यूटी की या कोई सिटिंग अरेंजमेंट की अभी कोई लिस्ट नहीं आई है। क्योंकि अंदर की बात सारी हमें भी पता है यार, पूरे स्टाफ में बैठे होते हैं, चेयरमैन्स वगैरह, मीटिंग्स होती है, तो अभी कुछ भी ऐसा है नहीं। ठीक है, तो 17-18 जनवरी को तो नहीं होगा, पर हद से हद कितना होगा, 31 जनवरी या 4-5 फरवरी, 17 फरवरी से पहले पहले होगा अगर होगा तो। नहीं तो फिर ये मई में जाएगा, मई जून जुलाई वाले सेशन में फिर से ये अटक जाएगा। हाँ, लेकिन नवंबर में पेपर फिक्स है, नवंबर में 100% होगा। ठीक है, तो अभी चलते हैं जीन बॉदिन क्या कहते थे संप्रभुता पे। इनकी किताब का नाम है क्या, इनकी किताब का नाम है द 6 बुक्स ऑफ कॉमनवेल्थ। ये बुक अगर पूछी जाए, जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है इस टॉपिक से, ये बुक किसकी है, एक राष्ट्रमंडल की 6 पुस्तकें। ठीक है, द 6 बुक्स ऑफ अ कॉमनवेल्थ ये जीन बॉडिन की बुक है। ये पहले राजनीतिक दर्शक हैं जिन्होंने संप्रभुता की आधुनिक अवधारणा को प्रतिपादित किया था। ये वो व्यक्ति हैं जीन बॉदिन इज द फर्स्ट पॉलिटिकल फिलोसोफर हु प्रोपाउंडेड द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ सोवरेनिटी, जिन्होंने संप्रभुता का आधुनिक रूप दिया था। ये संप्रभुता का आधुनिक रूप देने वाले कौन है, जीन बॉदिन है। ठीक है, कौन है, जीन बॉदिन है। उन्हें संप्रभुता की आधुनिक अवधारणा का जनक माना जाता है। संप्रभुता की आधुनिक अवधारणा का जनक इनको माना जाता है। ठीक है, उन्होंने संप्रभुता को राज्य की उच्चतम, निरपेक्ष और अंतिम शक्ति के रूप में परिभाषित किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये कहा कि राज्य की कोई सबसे बड़ी पावर है ना, जैसे कहते नहीं है लड़कियों की कोई सबसे बड़ी पावर है तो वो क्या है, इमोशंस, है ना। ये इमोशनल होके कुछ भी करवा लेती हैं। इवन तो चलान कट जाए तो पुलिस वाले के आगे भी इतनी तेज तेज रोने लग जाएगी, वो खुद कहता है जा यार निकल तू। लेकिन कल से छोरी हेलमेट लगा लियो अपना, कहीं ये सुंदरता के चक्कर में तुम अपना हेलमेट नहीं लगाती हो। ठीक है, लेकिन एक बार तो इमोशनल करके वहां पे माहौल बदल ही देती है। जैसे लड़कियों की सर्वोच्च ताकत क्या बताई, इमोशंस। ठीक है, ऐसे ही ये क्या कह रहे हैं जीन बॉदिन कि किसी भी राज्य की सर्वोच्च शक्ति क्या है, किसी भी राज्य की सर्वोच्च पावर क्या है, उच्चतम शक्ति क्या है, उच्चतम शक्ति है संप्रभुता। अगर किसी देश में संप्रभुता नहीं है तो मतलब देश में कुछ भी नहीं है। ठीक है, he defined sovereignty as the highest absolute and ultimate power of state। ठीक है, अच्छा, इनको फादर कहते हैं मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ सोवरेनिटी का, आधुनिक अवधारणा देने वाले, संप्रभुता की आधुनिक अवधारणा देने वाले जो व्यक्ति है कोई, तो वो जीन बॉदिन ही है। इनको बोंदा के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। देखो उन्होंने क्या कहा, कह रहा है कि उन्होंने ये कहा कि संप्रभुता को नागरिक और कानूनों द्वारा अनियंत्रित विषयों पर सर्वोच्च शक्ति के रूप में परिभाषित किया। ये कहा कि नागरिक और कानूनों द्वारा, संप्रभुता को नागरिकों और कानूनों द्वारा अनियंत्रित विषयों पर, मतलब कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर कोई लगाम ही नहीं है, जिनके ऊपर डिसीजंस होते नहीं है, वहां पे भी अगर डिसीजन कोई ले सके वही सर्वोच्च है। ठीक है, उनका ये मानना था, किसका, जीन बॉदिन की बात हो रही है। उनका यह मानना था कि सेंट्रल अथॉरिटी शुड हैव अनलिमिटेड पावर, जिसके हाथ में सर्वोच्चता है उनको असीमित शक्ति दे दो, उनको रोकने टोकने वाला फिर कोई ना हो। ये अथॉरिटी जो है उसका ये फर्ज हो कि समाज के अंदर अगर कोई डिसऑर्डर हो रहा है, अगर कोई अव्यवस्था हो रही है, अगर समाज के अंदर सुरक्षा का इशू आ रहा है, तो उस सर्वोच्च शक्ति का ये फर्ज है कि उन सारे मैटर्स को सुलझाए। ठीक है, और अनलिमिटेड, ड्यूरेशन भी अनलिमिटेड कर दो। ऐसा नहीं है कि आज सर्वोच्च है कल सर्वोच्च नहीं है, ड्यूरेशन भी आपको अनलिमिटेड कर देनी है। बेटा आप अंदर खेल लो, है ना, मम्मा को बहुत सारा काम कराना है, इन सब बच्चों का पेपर है, सारे फेल हो जाएंगे, फिर कहेंगे आपकी मम्मा ने मुझे फेल करा दिया। हंस क्या रहे हो, है? जाओ अंदर चल जाओ। ना बेटा, ना बेटू, गंदी बात, जाओ। ये देखो क्या है, ओए हम तो सफाई करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे।
ये क्या कह रहा है कि ना तो कानून उनको रोक सके, अनलिमिटेड टाइम के लिए उनके हाथ में सर्वोच्चता दे देनी चाहिए। बॉडी सॉवरेनिटी को सबसे ऊंचा रखते हैं, लॉ से भी ऊंचा रखते हैं, कानून से भी बड़ी ताकत है सर्वोच्चता। ठीक है, क्योंकि वो सर्वोच्च ही है जिसके कानून माने जाएंगे। अब मान लीजिए मुझे ताकत दे दी कानून बनाने की और मैं सर्वोच्च हूं नहीं, तो क्या फायदा मेरे कानून बनाने का। तो जीन बॉदिन यही कहते हैं कानून से बड़े कौन है, सर्वोच्चता है, सोवरेनिटी है। क्योंकि सोवरेनिटी ने जो भी कह दिया वो कानून ही है। कानून होगा ही वो जिसको सर्वोच्च कह देगा। अगर सर्वोच्च यानी सोवरन बंदा अगर किसी बात को बोलता है तो वो कानून ही है, और कोई नॉन सोवरन बंदा कुछ भी बोली जाए कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, कौन मानेगा उसको। ठीक है, तो बॉदिन क्या कहते हैं, ये सवाल आ सकता है, किसने किसने सर्वोच्चता को कानून से ऊपर रखा है, तो वो जीन बॉदिन है। या ऐसे आ जाएगा निम्न में से क्या जीन बॉदिन के लिए सही है। पहली स्टेटमेंट दे दी वो आधुनिक संप्रभुता के जनक है। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट दे दी कि वो कानून को संप्रभुता से नीचे रखते हैं। तो इस तरीके से स्टेटमेंट बन सकती है। आगे क्वेश्चन भी करेंगे। उसके बाद ये खुद दो सीमाएं लगाते हैं, संप्रभु शक्ति पे केवल दो ही लिमिटेशन लगाते हैं। पहली, संप्रभु लोगों के प्राकृतिक और मौलिक कानूनों को कानूनी रूप से निरस्त नहीं कर सकता। मतलब कि आपने किसी एक निकाय को या व्यक्ति को, जिसको भी आप सोवरन कह रहे हो, आपने उसको सारी पावर दे दी और अनलिमिटेड टाइम के लिए दे दी, लेकिन ऐसा नहीं है वो कानून बना के आपके फंडामेंटल राइट्स को खत्म कर दे। कोई भी सर्वोच्च, कोई भी संप्रभु लोगों के ना तो नेचुरल राइट्स को छीन सकता और ना ही फंडामेंटल राइट्स को छीन सकता। ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टी जिसको प्रकृति ने आपको दिया है, जैसे जॉन लॉक कहते हैं कि क्या क्या कहते हैं जॉन लॉक की संपत्ति का अधिकार आपका प्राकृतिक अधिकार है। लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, जीवन, आजादी और संपत्ति, ये तीनों ही आपके प्राकृतिक अधिकार है, नेचुरल राइट्स हैं। कोई भी किसी के पास भी ये शक्ति नहीं होनी चाहिए कि ये तीनों अधिकार आपके छीन ले। ठीक है, ये भी यहाँ पे यही कहते हैं कि जो निजी संपत्ति है, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, वो प्रकृति ने आपको अधिकार दिया है, इसलिए संप्रभु जो है वो छीन नहीं सकता आपसे ताकत। द सॉवरन कुड नॉट टैक्स हिज सब्जेक्ट्स विदाउट देयर कंसेप्ट। तो आपकी इच्छा के बिना, आपकी सहमति के बिना आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर कोई भी सॉवरन पावर टैक्स नहीं लगा सकती। तो दो लिमिटेशंस इसने कौन कौन सी लगाई है जीन बॉदिन ने। सबसे पहले तो आपके जो नेचुरल राइट्स हैं और फंडामेंटल राइट्स हैं, इनका हनन नहीं किया जा सकता। और दूसरी चीज ये कही है कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उसको भी जब तक आपकी सहमति ना हो आपसे टैक्स नहीं वसूला जा सकता। ठीक है, ये जीन बॉदिन के कंसेप्ट थे। द 6 बुक्स ऑन कॉमनवेल्थ, ये उन्होंने बुक लिखी है जिसमें सारी बातें लिखी हुई है। अब थ्योरीज कौन कौन सी है सोवरेनिटी की, थ्योरीज कौन कौन सी है सोवरेनिटी की। अभी इसमें काफी सब कुछ बचा हुआ है, ये क्लास लगभग 2.5-3 घंटे की हो जाएगी, तो हम इसको 2 भाग में कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही कर रहे हैं, इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में ही कराऊंगी क्योंकि फिर आगे की क्लास मुझे शेड्यूल करनी है। और मुझे जरूर एक बार टेलीग्राम पे जाके मैसेज करके जरूर बता दो पॉलिटिकल साइंस के आपको PYQ चाहिए या 10 डेज वाला शेड्यूल चाहिए। जिसकी मेजोरिटी ज्यादा होगी मैं वही शुरू करूंगी, आज से ही मुझे शुरू करना है। ठीक है, तो अभी मैं कर रही हूं इस क्लास को एंड। आई होप आपको इतनी बातें समझ आ गई है, आ गई ना इतनी बातें समझ। ये नोट्स आपको इस वीडियो के साथ ही मैंने दे दिए हैं ताकि आप लोग खुद से भी इसको पढ़ सको। अब इसकी कौन कौन सी थ्योरी है, बहुलवादी है, अद्वैतवादी है, ये सारे सिद्धांत हमको करने हैं। बहुत डिटेल में सारी चीजें हम लोगों ने इस बार तय की है नोट्स में, कुछ भी आपका नहीं छूटेगा, ना स्टेटमेंट, ना फैक्चुअल, ना कंसेप्चुअल, कुछ भी नहीं छूटेगा। तो इस चीज को याद रखना कि अब आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ पढ़ना है तो ये नोट्स पढ़ने हैं और अपनी NCERT 11वीं 12वीं की चारों किताबें पढ़नी है। जल्दी बोलो, इतनी बातें क्लियर हो गई है ना। ठीक है, तो अभी मैं कर रही हूं इस क्लास को एंड। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। कल करते हैं सॉवरेनिटी को कंप्लीट, सेम टाइम रहेगा भाई।
हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो? एक बार ऑडियो वीडियो का बता दें, ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। अभी तक हम लोगों ने सोवरेनिटी में ये देखा था सोवरेनिटी क्या होती है। ठीक है, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने ये जान लिया था ये कितने तरीके की होती है, इसकी थ्योरीज हमको आज की क्लास में करनी है कि थ्योरी कौन कौन सी है सोवरेनिटी की, वो अपने को देखना है। ऑल क्लियर? एक बार बता दें। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। ये 710 वाले जो है, सर आपका इश्यू सॉल्व हुआ क्या? हमने पीछे से करवाया तो है, आपको दिखाई दे रही हूँ क्या मैं? क्यों नहीं चली थी मुनेश? सबकी चली थी यार। बहुत ज़्यादा ठंड है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एक बार ऑडियो वीडियो का अपडेट दो। ओके जी, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं डाल दूंगी। आज की क्लास में शुरू से समझ लीजिए, यूँ मान लीजिए ये तुम्हारी पहली क्लास है, समझ लो भाई। अब सुनो मेरी बात। सॉवरेनिटी होता क्या है? डिसीजन मेकिंग पावर, हमने ये देखा था। ठीक है, हमने ये देखा था कि जो सॉवरेनिटी है वो क्या होता है? डिसीजन मेकिंग पावर होता है, यानी कैसे आप निर्णय लेंगे। ठीक है। अफरोज आप कौन से में है? 7 यूनिट बैच में है। 7 यूनिट बैच जो है वो सबका लाइव था, सबका लाइव था। तो आप मेरी बात को सुने कि सॉवरेनिटी क्या है? डिसीजन मेकिंग पावर है। ठीक है, कि भाई निर्णय क्या कौन ले रहा है? जिसके पास भी सुप्रीम पावर है डिसीजन लेने की, वही सोवरन है। और इस सोवरेनिटी के लिए ही सारे लड़ रहे हैं कि मैं चौधरी हूं, मैं डिसीजन लूंगा, मैं डिसीजन लूंगा। तो सोवरेनिटी क्या होती है? जहां आप किसी के दबाव में नहीं हो, आपकी सोच, आपके डिसीजंस किसी और से प्रभावित नहीं होंगे। ठीक है, कोई आपको चाहे इंटरनली चाहे एक्सटर्नली कोई आपको दबाव में नहीं डाल सकता अपने डिसीजंस बदलने के लिए या ना लेने या लेने के लिए। तो सोवरेनिटी क्या है? हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग पावर है। कल की क्लास में हमने ये देखा था ये कितने तरीके की होती है, टाइप्स क्या क्या है इसके, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। इसके फीचर्स क्या होते हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। ठीक है, लीगल सोवरेनिटी, पॉलिटिकल सोवरेनिटी, ये सारी चीज़ें हमने कल की क्लास में पढ़ी थी। रियल, टिटुलर, ये अलग अलग तरीके की जो सोवरेनिटी थी। फिर सोवरन स्टेट का, एक संप्रभु राज्य के काम क्या क्या होते हैं, वो हम लोगों ने देखे थे। ठीक है, आज की क्लास जो है बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जीन बॉदिन क्या कहते हैं संप्रभुता को लेके, वो भी हमने देखा था कि मॉडर्न सॉवरेनिटी के जनक जो है वो जीन बॉदिन ही है, जिनको आप बोंदा भी कहते हैं, जिनको आप बोंदा भी कहते हैं। ठीक है, चलो अभी हम पढ़ रहे हैं थ्योरीज ऑफ सॉवरेनिटी। थ्योरीज ऑफ सॉवरेनिटी में सबसे पहली थ्योरी कौन सी है? दैट इज मोनिस्टिक थ्योरी। मोनिस्टिक थ्योरी, और हिंदी में इसको कह रहे हैं अद्वैतवादी सिद्धांत। इसको तोड़ के पढ़ें, द्वैतवादी सिद्धांत। समझिए जी बात को। मोनिस्टिक या मोन क्या होता है? मोनिस्टिक का मतलब होता है एक, जैसे कहते हैं ना मोनोमियल, मैथ्स में आप लोग पढ़ते हो मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब क्या होता है? एक पद। ठीक है, मोनो का मतलब ही होता है सिंगल, यानी एक की बात हो रही है। सिंगल यानी एक की बात हो रही है। ठीक है, मोनो का शब्द ही है कि एक। तो अब तुम इस बात को समझना, यहां पे भी मैंने क्या लिखा है? मोनिस्टिक थ्योरी। मोनिस्टिक थ्योरी, मोनो फिर से एक, और अद्वैतवाद। अद्वैत, द्वैत का मतलब होता है दो, और अद्वैतवाद का मतलब क्या हो गया? जिसके दो ना हो। कहते हैं ना ये न्याय है, ये अन्याय है ना। ये मान लीजिए कि किसी भी चीज के आगे अ लग जाता है तो वो उसका ऑपोजिट बन जाता है, विलोम शब्द बन जाता है। तो इस बात को समझना तुम। अद्वैतवाद भी क्या है? जिसके दो ना हो, यानी जो एक ही हो। बात तो एक ही होगी। ठीक है, मोनिस्टिक है चाहे अद्वैतवाद है, यानी कि किसी एक को ही सारी पावर दे रहे हैं, किसी एक को ही सारी पावर दे रहे हैं। कहने का मतलब क्या है कि भाई ये लोग ऐसे कहते हैं, मोनिस्टिक थ्योरी वाले, जिसके अंदर जॉन लॉक आ जाएगा, जिसके अंदर हॉब्स है, ठीक है, जिसके अंदर ऑस्टिन है, जॉन ऑस्टिन जिसको कहते हैं, जो व्यक्ति है जॉन ऑस्टिन है, जिसके अंदर रूसो है,
ये सारों का क्या कहना है कि सारी की सारी पावर किसी एक के ही हाथ में दे दो, सारी की सारी पावर जो है वो किसी एक के ही हाथ में दे दो, ठीक है। ये जितनी भी पावर, किसी भी चीज की डिसीजन मेकिंग की पावर है वो एक के ही हाथ में दे दो, और वो एक कौन है? वो एक है राज्य। वो एक कौन है? वो एक है स्टेट। यानी स्टेट के हाथ में सारी पावर दे दो, मोनिस्टिक थ्योरी वाले ऐसी बात बोलते हैं। तुम्हें इस शब्द का मतलब समझ आ गया? बिल्कुल इसके ऑपोजिट एक और थ्योरी हम आगे चल के पढ़ेंगे जिसको कहते हैं प्लूरलिस्टिक, ठीक है। प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ स्टेट या प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी, संप्रभुता की बहुलवादी सिद्धांत। बहुलवादी सिद्धांत, अब तुमको नाम से ही पता लग रहा होगा, प्लूरल यानी मैनी, ठीक है। बहुलवादी सिद्धांत, बहुल यानी बहुत, बहुल का मतलब क्या हो गया? बहु यानी मैनी, बहुत। ये क्या कह रहे हैं कि स्टेट तो खुद एक हिस्सा है राजनीति शास्त्र का, ऐसे बहुत सारी और ऑर्गेनाइजेशन है। स्टेट तो सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन है, स्टेट तो सिर्फ और सिर्फ एक संस्था है, और ऐसे ना जाने कितनी संस्था है जो किसी भी देश को चलाने के लिए जरूरी है। तो आप सिर्फ एक के हाथ में पावर मत दो, पावर्स को बांट दो कि ये डिसीजन ये लेगा, न्याय संबंधी डिसीजन जुडिशरी लेगा, इसके रिलेटेड संबंध जो डिसीजन है वो स्कूल लेगा, ये डिसीजन मंदिर लेगा। ऐसे आप अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को सोवरेनिटी बांट दो, पावर बांट दो, ठीक है। उसको बोलते हैं प्लूरलिस्टिक थ्योरी। पहले आप ये बताइए, आपको मतलब समझ आ गया मोनिस्टिक थ्योरी क्या कहती है और प्लूरलिस्टिक थ्योरी क्या कहती है? एक बार आप बता दीजिए कि आपको ये बातें समझ आ गई कि मोनिस्टिक थ्योरी क्या है और प्लूरलिस्टिक थ्योरी क्या है। अब हम यही पढ़ेंगे, यही चीजें हमें पढ़ेंगे और आपको अब सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है? सबसे पहले हम वापस से आ गए मोनिस्टिक थ्योरी पे। होब्स और ऑस्टिन इसके दो सबसे बड़े प्रस्तावक हैं, इसलिए मोनिस्टिक थ्योरी को हॉब्सियन थ्योरी भी कहते हैं, हॉब्सियन थ्योरी भी कहते हैं और ऑस्टिनियन थ्योरी भी कहते हैं, क्योंकि ये वो दो बंदे हैं जिन्होंने सबसे पहले ऐसी बातें कही थी, जिन्होंने सबसे पहले ऐसी बातें कही थी। हॉब्सियन थ्योरी भी कहते हैं, ऑस्टिनियन थ्योरी भी कहते हैं। मोनिस्टिक कह दीजिए, हॉब्सियन कह दीजिए, ऑस्टिनियन कह दीजिए, बात एक ही है, ठीक है। इसके मुख्य प्रस्तावक हॉब्स और जॉन ऑस्टिन है, यानी सबसे जो इंपॉर्टेंट प्रणेता है इसके, प्रोपोनेंट्स भी जिनको कहते हैं, वो हॉब्स और ऑस्टिन है, ठीक है। ये क्या कहते हैं? कहते हैं जो ये अद्वैतवादी सिद्धांत था ना, ये कैसी परिस्थितियों में उभरा है। देखो कोई भी थ्योरी है ना, आसपास की सर्कमस्टांसेस से उभरी है। जैसे तुम्हारे दिमाग में भी एक थ्योरी होगी, अलग अलग थ्योरी होंगी ना डिफरेंट चीजों को लेके। जैसे कोई कहता है फैमिली बहुत मस्ट है और बहुत जरूरी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसने फैमिली को सुख में देखा है। अब कोई जिसको फैमिली की वजह से ही प्रॉब्लम हो रही है, उन लड़कियों से पूछो, कहेंगे यार शादी मत करो। उनका शादी के बारे में बहुत नेगेटिव थॉट पाएगा, उसका सिद्धांत क्या हो जाएगा जिंदगी का कि शादी नहीं करनी चाहिए। वो एक थ्योरी बना ली उन्होंने अपने दिमाग में, क्योंकि उन्होंने आसपास की परिस्थितियां ऐसी देखी है, उन्होंने आसपास की परिस्थितियां ऐसी देखी है। तो चारों तरफ के सर्कमस्टांसेस क्या है, चारों तरफ की परिस्थितियां क्या है, उसके अकॉर्डिंग कोई भी थ्योरी बनती है। तो मोनिस्टिक थ्योरी कब बनी है? जब चारों तरफ इनस्टेबिलिटी थी, अस्थिरता थी, क्योस था, बिल्कुल अराजकता थी, कोई लॉ नहीं, कोई कानून नहीं, कुछ भी नहीं। बस इंसान सिर्फ खुद जीने के लिए, अपना दिन गुजारने के लिए निर्भर रहता था एक दूसरे पर, ठीक है। निर्भर क्या मतलब? बस जिसके अंदर ताकत है वो जीत जाएगा, बाकी दूसरे को मार देंगे। इस तरीके की कुछ अराजकता, कुछ क्योस जो है सोसाइटी के अंदर था, जिसको नेचुरल स्टेट कहा है जॉन लॉक ने भी, हॉब्स ने भी, ऑस्टिन ने भी और रूसो ने भी। ये क्या कहते हैं? नेचुरल स्टेट। नेचुरल स्टेट कौन सी है? प्राकृतिक अवस्था या प्राकृतिक स्टेट, नेचर ऑफ स्टेट, ये वो है नेचुरल स्टेट जो है, या स्टेट ऑफ नेचर जिसको कहते हैं, प्रकृति की अवस्था। ये वो है जिसके अंदर कोई कानून नहीं है, कोई राज्य नहीं था, कोई पावर नहीं थी, कुछ नहीं था, बस इंसान खुद को जीवित रखने के लिए जी रहा है, ठीक है। खुद को जीवित रखने के लिए जी रहा है, उसको कहते हैं नेचुरल स्टेट, जहां कोई रूल रेगुलेशन, कोई कानून, कोई संविधान, कोई राज्य, कोई पुलिस, कुछ भी नहीं था। दैट इज नेचुरल स्टेट, ठीक है। उसको क्या कहते हैं? प्राकृतिक अवस्था कहते हैं। तो अब तुम यूं देखो, ये जो मोनिस्टिक थ्योरी है ये ऐसे ही किसी कंडीशन के अंदर प्रिवेल हुई है, क्योस्टिक यानी अनस्टेबल कंडीशंस के अंदर यूरोप में ये उभरी है, बिकॉज ऑफ फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी। किस कारण? क्योंकि प्राधिकरण के संघीय वितरण के कारण। मतलब कि ये क्या कह रहा है? बिकॉज ऑफ द फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटीज जो है यूरोप के अंदर बटी हुई थी, जैसे कि भाई ये चर्च के हाथ में पावर है,
ठीक है, ये पावर इसके हाथ में है। तो जो पावर्स है ना वो बटी हुई थी और जिसके कारण वो आपस में ही लड़ते रहते थे कि ये मेरी पावर है मैं डिसीजन लूंगा, ये तेरी पावर है तुमने डिसीजन। वो आपस में ही क्योस क्रिएट कर देते थे, लड़ाइयां यानी कंफ्यूजन पैदा कर देते थे, संघर्ष पैदा कर देते थे। इसीलिए मोनिस्टिक थ्योरी वालों की क्या सोच बन गई कि यार ये अलग अलग संघ हटा दीजिए, केवल एक ही होना चाहिए जिसके हाथ में पावर हो, जिससे लड़ाइयां ही ना हो। जैसे ब्याह के अंदर तुमने देखा होगा बहुत सारे मेंढक फुदकने लगते हैं, उधर फूफा कह रहा है मेरी नहीं मानी, उधर ताऊजी नाराज होके बैठ गए, उधर भाभी कह रही है मैं नहीं आऊंगी, है ना, मैं नहीं आऊंगी शादी में, तुमने मेरे गहने नहीं बनवाए, है ना। तो सब क्या कर रहे हैं, अपने अपने चौधरी बन के उस ब्याह को ही कैंसिल करवा देते हैं, इतनी लड़ाई कर देते हैं। तब अपा क्या सोचते हैं, यार कोई एक सॉलिड सा बंदा हो ना जो इन सबको धमका दे और लाइन में लगा दे, सारे सीधे हो जाए। एक के हाथ में पावर दे दो तुम, क्यों तुमने 36 ये मामे बना रखे हैं, है ना। यानी कहने का भाव क्या है, ये वो सिचुएशंस थी इनके चारों तरफ, ये ऐसे समय में जी रहे हैं जहां पे जब पावर्स बटी हुई थी, तो या बटी इन द सेंस सबके हाथ में ही पावर थी, तो वहां पे क्योस क्रिएट हो गया था, वहां पे क्योस क्रिएट हो गया था। ठीक है, तो इनका क्या सोच है कि वितरण वुतरण छोड़ो, तुम डिस्ट्रीब्यूशन छोड़ो, सारी पावर एक के हाथ में दे दो। समझ गए अब इनकी सोच ऐसी क्यों है कि सारी पावर स्टेट के हाथ में दे दो। ये परेशान थे पावर्स के अलग अलग चीजों से। ठीक, अब नेक्स्ट क्या है, हॉब्स जैसे विद्वानों ने राज्य के पूर्ण अधिकार का औचित्य दिया है। सबसे पहले हॉब्स की बात करते हैं। हॉब्स ने क्या कहा, सारी की सारी अथॉरिटी किसको दे दो, स्टेट को। और याद करो मैंने आपको हॉब्स के बारे में पहले भी बताया था। हॉब्स क्या कहता है अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में, हॉब्स का सोशल कॉन्ट्रैक्ट समझो भाई पहले। हॉब्स का सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक अनुबंध, मैं पहले भी बता चुकी हूं पर एक बार फिर से इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए मैं आपको बता रही हूं कि सामाजिक अनुबंध क्या होता है। हॉब्स का सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये क्या कहता है कि इंसान जो है ना वो बहुत ही ब्रूटल है, बहुत ही क्रूर है, सिर्फ लड़ाई करने के लिए पैदा हुआ है इंसान। इंसान बहुत ही सेल्फिश है, सिर्फ खुद के लिए जीना चाहता है इंसान। सामने वाले की क्या फीलिंग्स है, उसको क्या लग रहा है, इंसान को मतलब ही नहीं है। ये बहुत ही क्रूल है, ब्रुटल है। ठीक है, ऐसी बातें होप्स को लगता है, क्योंकि ये जब पैदा हुआ उस समय पूरे विश्व के अंदर युद्ध ही चल रहा था, तो इसको इंसान ऐसा ही लगता है, लड़ाकू विमान सा। तो इसने क्या कहा, ये सारे इंसान एक दूसरे को मार के खा जाएंगे, क्योंकि संसाधन कम है और जरूरतें ज्यादा है, तो उसी को ही वो संसाधन मिलेगा जो पावरफुल होगा। ठीक है, तो सारे एक दूसरे को मार के खा जाएंगे। तो ऐसा क्या करना चाहिए, इन सब लोगों को खुद की जिंदगी बचाने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहिए। और उस कॉन्ट्रैक्ट में ये क्या लिख दें कि हम अपनी सारे राइट्स, सारे अधिकार हम एक किसी यूनिट को दे रहे हैं, और उस यूनिट का नाम इसने क्या दिया था, लेवियाथन। आप जिसको राज्य कह सकते हैं, होप्स ने उसको लेवियाथन कहा था, क्योंकि उस समय तो स्टेट वगैरह क्या होते हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, किसी को कुछ पता ही नहीं था ना। ये उस समय की बात है जब पॉलिटिकल साइंस बननी कैसे है, किसी देश का शासन चलना कैसे है, उन चीजों पे विचार हो रहा है। ठीक है, तो होब्स ने क्या कहा कि लेवियाथन को अपनी सारी पावर दे दीजिए। ठीक है, और बदले में लेवियाथन को ये कहो, अपने राइट्स इसको दे दो, अधिकार इसको दे दो, और बदले में लेवियाथन को ये कहो कि तुम्हें हमें सेल्फ प्रिजर्व करना है, तुम्हें हमारी रक्षा करनी है। अगर तुम हमें प्रोटेक्ट नहीं कर सके तो हम तुमसे ये पावर छीन लेंगे, जो पावर, जो अधिकार हम आपको दे रहे हैं, जो पावर हम आपको दे रहे हैं। और आप सिर्फ अपने पास एक ही अधिकार रखो इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, दैट इज सेल्फ प्रिजर्वेशन। सिर्फ आत्म सुरक्षा का अधिकार रखिए, उसके अलावा आपको कोई भी अधिकार रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये क्या है, आत्म सुरक्षा का अधिकार। ठीक, सिर्फ ये अधिकार आप अपने पास रखिए, बाकी नाचने का, गाने का, प्रॉपर्टी का, इसका उसका, सबके अधिकार तुम लेवियाथन को दे दो, वो अपने आप देख लेगा। बदले में इसको यूं कह दो कि भाई हम मरने नहीं चाहिए, हमारी रक्षा करो। ठीक है, और जो सेल्फ प्रिजर्वेशन का, आत्म सुरक्षा का अधिकार है, वो तुम अपने पास रखो, कहीं ऐसा ना हो ये लेवियाथन तुमको ही मार दे। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेना चाहिए हर इंसान को। ठीक है, लेवियाथन बनाने के लिए। तो होब्स की किताबों के अंदर, होब्स की सोच के अंदर सोवरन कौन हुआ। अब मैंने आपको ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट बता दिया होब्स का। अब मुझे यूं बताओ, अगर आपको थोड़ा भी टॉपिक समझ आया है, लास्ट क्लास वाला भी या आज की भी मेरी एक्सप्लेनेशन समझ आई है, तो आपको ये बताना है होब्स की नजरों में ये सोवरेनिटी किसको देने की बात कर रहा है, किसको कह रहा है कि संप्रभु बना दो, सारे डिसीजन मेकिंग पावर ये किसके हाथ में सौंपने की बात कर रहा है। मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट चाहिए, ऐसा ना हो मैं सर्दी में ऐसे ही परेशान हो रही हूं तुम्हारे लेक्चर लेने के लिए और तुम्हें कुछ समझ ही ना आ रहा हो। जल्दी बोलो, होब्स किसको कह रहा है कि सारी पावर
किसके हाथ में होनी चाहिए, सोवरेनिटी किसके हाथ में होनी चाहिए, किसको ये सोवरन बनाने की बात कर रहा है, जल्दी से मुझे इस बात का आंसर करें। स्टेट को, स्टेट कौन है यहाँ पे, कौन है सुनील चंचल, स्टेट कौन है यहाँ पे, ये स्टेट को क्या ना, वेरी गुड रूही, लेवियाथन को, ठीक है, लेवियाथन को। ये कह रहा है कि सारी सोवरेनिटी, सारी चीजें किसको दे दो, किसको दे दो, सोवरन किसको बना दो, लेवियाथन को बना दो, ठीक है। यही इसकी बुक का नाम भी है, क्योंकि स्टेट को लेवियाथन ही कहता है। बहुत बढ़िया, लेवियाथन को सुप्रीम बना दो, ठीक है। तो अब हुआ ना ये मोनिस्टिक थ्योरी वाला, क्यों हुआ, क्योंकि ये एक के ही हाथ में सारी पावर देने की बात कर रहा है। अब तुम बात को समझो यहाँ पे, इसने क्या कहा, कहा कि स्टेट हैज सुप्रीम सुप्रीमेसी इवन ओवर द चर्च। आपको पता है उस समय चर्च बहुत पावरफुल था यूरोप के अंदर, और ऐसी ऐसी चीजें, मैंने इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जब कराया है वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर, मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री की एक एक डिटेल वाली बात मैंने हर बच्चे को समझाई है। चर्च का सुधार कैसे हुआ, कैसे ये मार्टिन लूथर का रोल, ये सारी चीजें हमने, लुथेरियन चर्च कैसे बनी, रिफॉर्म कैसे आए यूरोप के अंदर, ये सारी चीज़ें हमने वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ी है। जिसने भी वर्ल्ड हिस्ट्री मुझसे पढ़ी है उसको कोई डाउट नहीं होगा। तो वहाँ पे इसने क्या कहा, इसने ये कहा कि भाई चर्च पर भी राज्य का वर्चस्व जो है वो होना चाहिए, यानी चर्च भी राज्य के अंडर होना चाहिए, राज्य को पूर्ण अधिकार दे दिया जाए, ठीक है। हॉब्स थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय ज्यूरिस्ट लाइक, अब ये तो इसने तो कह दिया, इसने तो कह दिया, लेकिन इसकी थ्योरी को फिर डेवलप किसने किया, इसकी थ्योरी को डेवलप किया ऑस्टिन ने। इसलिए मोनिस्टिक थ्योरी को हॉब्सियन या ऑस्टिनियन थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी भी कहते हैं, जो बात मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूं, ठीक है। इसके बाद होता क्या है समझिए जी, इसके बाद ये क्या कहते हैं, देखिए ये कहते हैं एक तो जो ये संप्रभुता है ना, जो ये सोवरेनिटी है, ये एकल है। एकल का मतलब ये सिंगल है, ये एक के ही हाथ में जाएगी, वही व्यक्ति सुप्रीम होगा, और ये जो पावर है ये इंडिविजिबल है, अविभाज्य है। ऐसा नहीं है स्टेट को कह दें कि भाई ये पावर जो है वो उसके हाथ में दे दो, उसके हाथ में दे दो, है ना, यानी कि ये अविभाज्य है। द स्टेट अलोन पोजेसेस अल्टीमेट अथॉरिटी एंड ऑल अदर एसोसिएशंस डिराइव देयर अथॉरिटी फ्रॉम द स्टेट। क्या कह रहा है, सारी अंतिम अधिकार, द लास्ट, द अल्टीमेट पावर इज विद राज्य। मैंने आपको आपकी मदर का एग्जाम्पल देके बताया था, द अल्टीमेट पावर इज इन योर मदर्स हैंड, ठीक है। पापा को भी मम्मी चला रही हैं, ठीक है। पापा ने अपनी मर्जी से कह दिया कि फलां की शादी में 500 का शगुन देंगे, मम्मी ने कहा है 250 देने, तो 250 ही जाएंगे। पापा की हिम्मत नहीं है कि 501 डाल देंगे लिफाफे में। तो यहाँ पे भी यही है कि अंतिम अधिकार जैसे मम्मी के हाथ में है, ऐसे ही यहाँ पे चर्च के राज्य के हाथ में है, ठीक है। अन्य सभी संघ राज्य से ही अधिकार प्राप्त करेंगे, राज्य ही बताएगा कि चर्च के पास क्या अधिकार है, व्यक्तियों के पास क्या अधिकार है, राजा के पास क्या अधिकार है, ये बात लेवियाथन यानी राज्य ही बताएगा। क्या कहते हैं ये, राज्य सर्वोच्च है, राज्य के पास अंतिम और पूर्ण शक्ति है। संप्रभुता तो राज्य का एक गुण है, यह राज्य की सर्वोच्च इच्छा है। संप्रभु यानी सोवरन जो भी है, राज्य जिसको बोल रहा है ये, वही कानून बनाएगा और लोगों से कहेगा उस कानून की आज्ञा करो। संप्रभु की शक्ति एब्सोल्यूट होनी चाहिए और अनलिमिटेड होनी चाहिए, अनलिमिटेड पावर इसके हाथ में दे दो, ठीक है। तो थॉमस हॉब्स की किताब का नाम क्या है, लेवियाथन, हमने अभी देखा, ठीक है। ये हॉब्स ही थे जिन्होंने सबसे पहले ये कंप्लीट व्यू दिया था राज्य की सॉवरेनिटी का। उनका क्या मानना था कि संप्रभुता पे कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए, राज्य की डिसीजन मेकिंग पावर पर, राज्य की पावर्स पर कोई लिमिटेशंस, कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। सारे के सारे अधिकार राज्य को नहीं देना चाहिए, लेकिन मतलब सारे अधिकार राज्य को दे देना चाहिए, केवल एक अधिकार को छोड़ के, और वो अधिकार मैंने कौन सा अधिकार आपको बताया है, आत्म सुरक्षा का अधिकार। ये अधिकार छोड़ के बाकी सारे अधिकार तुम लेवियाथन को दे दो, ठीक है। ये अधिकार छोड़ के सारे अधिकार, मतलब ये भी क्या कह रहा है, कह रहा है एकमात्र अधिकार जो आप राज्य को नहीं दोगे, एकमात्र अधिकार जो आप राज्य को नहीं दोगे, वो है आत्म संरक्षण का अधिकार, यानी कि वो है आपका सेल्फ प्रिजर्वेशन का अधिकार, आत्म संरक्षण का अधिकार, ठीक है। हॉब्स गिव द कंसेप्ट ऑफ हाइपोथेटिकल सिचुएशन। ये क्या कहता है, ये अपनी सिचुएशंस के अंदर लोगों को समझाने के लिए कि क्यों मुझे सोशल कॉन्ट्रैक्ट की नीड लग रही है, क्यों मुझे राज्य या लेवियाथन की नीड लग रही है, ये लोगों को समझाने के लिए ये कहता है कि अज्यूम करो अगर राज्य नहीं है तो आप नेचर, स्टेट ऑफ नेचर में रह रहे हो, यानी आप प्राकृतिक अवस्था में रह रहे हो, नेचुरल स्टेट में रह रहे हो, जहां मनुष्य स्वार्थी है और प्रतिस्पर्धी है। एस्टेट पूछता है, यूजीसी नेट पूछता है,
हालांकि कल के पेपर में यूजीसी ने सारा इंटरनेशनल रिलेशन पूछ रखा था, ये एक भी थ्योरी कुछ पूछ ही नहीं रखी थी, बस एक आधा सवाल फेमिनिज्म से था, कुछ नहीं पूछ रखा था बाकी, और सब कुछ इंटरनेशनल रिलेशन जो आपकी क्लास 12वीं की बुक है ना उसके अंदर पूछ रखा था। अटॉर्नी जनरल, आप यूं देखो यूजीसी नेट सवाल कहाँ कहाँ से निकाल रहा है कि अटॉर्नी जनरल को क्रमानुसार लगाना है, लोकसभा स्पीकर को क्रमानुसार लगाना है, ठीक है, कि पहले कौन आया फिर कौन आया, उपराष्ट्रपति को क्रमानुसार लगाना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में। मतलब कि इतना पेचीदा बना दिया उन्होंने सवालों को, ये कोई थ्योरी उन्होंने नहीं पूछी, एक ही सेक्शन को उठा के पूरा पेपर गढ़ दिया, और जो बच्चा उसको छोड़ देगा वही आउट। तो पीजीटी लेकिन पूछता है, ओवरऑल से पूछता है। पीजीटी अगर ये पूछता है कि होब्स की नजरों में इंसान कैसा था, तो आप बताओगे होब्स की नजरों में इंसान सेल्फिश था, ब्रुटिश था, इंसान स्वार्थी था और प्रतिस्पर्धी था, बस कंपटीशन में ही लगा रहता था, उसकी फीलिंग कंपटीशन वाली थी, सेल्फिश था वो ऐसा कहता था कि इंसान तो बहुत ही बुरा है, क्रूर है, छोटी सोच का है, नेस्टी है, ब्रुटिश है, शॉर्ट है, ठीक है, ये हमेशा युद्ध की स्थिति में ही बना रहता है, इसका मन क्या है कि बस मैं युद्ध ही करता रहूं, और एक इनसिक्योरिटी है इसके मन में कि मुझे सामने वाला मार दे इससे पहले मैं आपको मार दूं। आउट ऑफ सिलेबस नहीं था सुनील दत्त, मैं इससे पहले उसको मार दूं, आउट ऑफ सिलेबस नहीं था भाई, मैं तुमको बता दूं वो क्लास +2 पॉलिटिकल साइंस कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स से मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन वहां से कवर हो रहे थे, मेजॉरिटी। तुम चाहे अभी वो वीडियो सुन लो 6.5 घंटे की, मैंने जो यूट्यूब पे डाली है, और आपको मिलेगा वहाँ से जितने भी यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल पूछे जा रहे थे, ठीक है, जो कोल्ड वॉर की घटनाएं पूछी जा रही है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे है। कोल्ड वॉर जो मैंने आपको 5-6 घंटे का करवा रखा है, इतने सारे सवाल वहाँ से बने हुए हैं, आप आउट ऑफ सिलेबस नहीं कह सकते इसको। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हॉब्स कहता है। इस प्रकार मनुष्य ने पूर्ण शक्तियों के साथ एक संप्रभु बनाने के लिए स्वेच्छा से अपने अधिकांश अधिकारों को छोड़ दिया। मतलब इंसान ने क्या किया, क्या कहा कि आप अपनी इच्छा से अपने अधिकार छोड़ दीजिए, आप अपनी इच्छा से अपने अधिकार छोड़ दीजिए, ठीक है, और ये सारे अधिकार आप किसको दे दो, स्टेट को दे दो, ठीक है। यह संप्रभु कानूनों को लागू करके सभी मनुष्यों को सुरक्षा की गारंटी देगा। और ये जो जिसको आप पावर दे रहे हो ना राज्य को, सोवरन है जो, ठीक है, वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि मनुष्य को सुरक्षा की गारंटी यही देगा, ठीक है, मनुष्य को सुरक्षा की गारंटी यही देगा। किसी की अधिकार धार्मिक नैतिक को राज्य को सीमित नहीं करना चाहिए। आपके जो रिलीजियस अधिकार है, मंदिर जाना, ठीक है, आपकी जो मॉरल चीजें हैं उसको किसी भी अथॉरिटी को नहीं लिमिट करना चाहिए, ठीक है। ना तो ये क्या कह रहा है, ना ही धर्म की राज्य पर श्रेष्ठता होनी चाहिए, और आपका धर्म भी जो है ना राज्य के अंडर रहना चाहिए। और जो ये सोवरेनिटी है वो नॉन ट्रांसफरेबल है, हमने राज्य को दी है सारी ताकत, ऐसा नहीं है कल को राज्य किसी और को दे दे, तो ये संप्रभुता अहस्तांतरणीय है। यहीं से सवाल निकलेंगे। हॉब्स ने संप्रभुता को कैसा कहा है, नॉन ट्रांसफरेबल कहा है, ठीक है। हॉब्स ने चर्च को उसके ऊपर रखा है कि नीचे रखा है, उसके नीचे रखा है। इस तरीके से आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। किसी को भी कोई डाउट है क्या हॉब्स की थ्योरी में, हॉब्स की मोनिस्टिक थ्योरी में? फिर हम लॉक को पढ़ेंगे, फिर रूसो को पढ़ेंगे, जल्दी बोलो। और ऑस्टिन कौन था जिसने हॉब्स की इस सोच को और ज्यादा डेवलप किया सोसाइटी में? बोलो, इतनी बात समझ आ गई कि नहीं आई? यहां तक बता दीजिए, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आएगा चंचल, 100% आएगा। सिंगल है 710, सिंगल है भाई। तुम्हारा नाम बता दो मुझे ऐसे 710 जेल के कैदी थोड़ा ना हो तुम। नाम क्या है तुम्हारा? मुझे यूं तो पता आप बिहार से हैं, लेकिन नाम क्या है आपका? क्वेश्चन लास्ट में करवाती तो हूँ टॉपिक के, टॉपिक हो तो जाने दो। चले आगे। अशरफ, ओके, अब चलते हैं आगे। जॉन लॉक, जॉन लॉक ने क्या कहा? जॉन लॉक प्यारा सा बच्चा, प्यारे से माहौल में पला बड़ा है। इसको लगता है इंसान यार इतना बुरा नहीं है, इंसान बहुत ही ऐसे लॉजिकल सा है, इंसान बहुत ही लॉजिकल सा है, इंसान बहुत ही प्यारा है, इंसान कभी लड़ाई नहीं करता, ये तर्क करता है, वितर्क करता है, डिबेट करेगा, लॉजिक्स करेगा, ये साइंस के माध्यम से आगे बढ़ेगा, लॉजिकल थिंकिंग रखता है। इसकी नज़रों में इंसान ऐसा था। सबकी अपनी अपनी सोच है भैया।
तुम्हारे हिसाब से ब्याह बहुत बुरी बात है, मेरे हिसाब से ब्याह बहुत ज़रूरी है। किसी के हिसाब से कॉलेज की पढ़ाई बहुत गंदी है, किसी को लगता है कॉलेज ही ज़रूरी है। ठीक है, तो यानी कहने का भाव क्या है? कहने का भाव ये है कि जॉन लॉक की नज़रों में इंसान अच्छा है, लेकिन फिर भी ये यूं कह रहा है इस सारी पावर इस इंसान को अगर दे दी ना तो इसकी अच्छाई भी खत्म हो जाएगी। तो सारी पावर तो राज्य को मत दो, सारी पावर तो राज्य को मत दो, लेकिन कौन सी पावर इंसान अपने हाथ में छोड़ ले? अब देखिए जी, ये क्या कहता है? ये कहता है कि जितने भी ये लोग हैं ना, ये जरूरी है कि भैया तुम स्टेट बना लो, ठीक है, और अपने जो अधिकार हैं, अपने जो राइट्स हैं, वो स्टेट को दे दो। तुम क्यों भड़क रखते हो अपने सिर पे कि अब ये अधिकार करना है, वो अधिकार करना है? वो अपने आप देख लेंगे, वो अपने आप देख लेंगे, है ना। यानी क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि स्टेट के हाथ में आप अधिकार दे दो, बस 3 अधिकार अपने पास रखो, अपने पास बस 3 अधिकार रखो, लाइफ का, लिबर्टी का एंड प्रॉपर्टी का। राज्य को कहो कि भाई ये 3 अधिकार तो तू भी नहीं छीन सकता हमसे। कि कौन कौन सा? जीवन का अधिकार, ठीक है, आजादी का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। जीवन का अधिकार, आजादी का अधिकार और संपत्ति का अधिकार, ये तो तुम भी नहीं छीन सकते हमसे, हमारे हैं ये, ठीक है। और ये अधिकार हम तुमको नहीं दे रहे, ये तीनों तो नेचुरल राइट है, प्रकृति ने हमको दिए हैं, प्रकृति के अधिकार है, ये तो नेचुरल राइट है, ठीक है। तो जॉन लॉक क्या कहता है? इंसान बहुत ही लॉजिकल है भाई, लेकिन तुम फिर भी स्टेट को बना लो, क्योंकि अगर स्टेट होगा ना तो तुम्हारी ये लॉजिक जिंदा रहेंगे, ठीक है। तो अपने अधिकार तुम स्टेट को दे दो और बदले में स्टेट को कहो कि लड़ाई ना होने दे, शांति रखे, हार्मनी रखे, प्यार प्रेम भाव बनाए रखे, हमारी रक्षा करे, प्रोटेक्शन करे, ठीक है। बदले में स्टेट को ये कहो। तो लोगों ने पूछा जॉन लॉक से, अगर स्टेट ना कर पाए तो बोले उठा के बदल दो साले को, यानी कि बदल दो स्टेट को आप, जैसे आज के दिन आप करते हो। आपके अगर अधिकार कोई भी सरकार नहीं दे पाती तो 5 साल के बाद उठा के तुम उसे बदल देते हो। तो यहाँ पे यही चीज लॉक ने कही कि तुम्हारे पास पूरा अधिकार है क्रांति करने का। अगर राज्य तुम्हारी बातें नहीं मान रहा है, राज्य अपने फर्ज नहीं निभा पा रहा है, देन यू हैव राइट टू डू रिवोल्यूशन। आपके पास पूरा अधिकार है कि आप क्रांति करें और क्रांति करके उस राज्य को बदल दें, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो जॉन लॉक कह रहा है। दोनों की सोच में अंतर है, ठीक है, दोनों की सोच में अंतर है। अब देखिए जी, जॉन लॉक को पढ़ते हैं। इसका क्या कहना है कि उनका मानना था समाज में सर्वोच्च शक्ति उन लोगों के पास है जो राज्य के गठन से पहले अस्तित्व में आई थी। He thought that the supreme power in society was held by the people which came into existence before the formation of state। जब तक राज्य नहीं बना था तो कुछ लोगों के हाथ में सुप्रीम पावर थी, कुछ लोगों के हाथ में सुप्रीम पावर थी, ठीक है, और उन्हीं के हाथ में वो सुप्रीम पावर रह जाएगी। कुछ ही लोग रूल चलाएंगे। फिर अगर तुमने राज्य को नहीं बनाया तो वो कुछ ही लोग रूल चलाएंगे और बाकी लोग उसके नीचे दबके रह जाएंगे। उनका मानना था कि राज्य का उद्देश्य व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा है। राज्य का काम क्या होना चाहिए कि आपके जो इंडिविजुअल राइट्स है उनकी रक्षा करे, लेकिन जो नेचुरल राइट्स है, लाइफ का, लिबर्टी का, प्रॉपर्टी का, ये तुम्हारे खुद के अधिकार है, ठीक है। उन्होंने समझाया कि लोगों की सहमति से अस्तित्व में है, विश्वास में शक्ति रखती है और यही वह अधिकारों की रक्षा करने में विफल रहती है तो वैधता खो देती है। देखिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि लोगों के कंसेंट से, लोगों की सहमति से आप राज्य बनाओ, उस राज्य में ट्रस्ट रखो, उसको शक्ति देके, ऐसा नहीं आप हर वक्त उस पर डाउट कर रहे हो, ठीक है, आप उस पर डाउट मत करो, आप उस पर विश्वास रखो। हाँ, लेकिन कहीं पे अगर वो अपना विश्वास तोड़ रहा है, वो राज्य अपना विश्वास तोड़ रहा है, अपने ट्रस्ट को लूज कर रहा है, लेजिटिमेसी को लूज कर रहा है, यानी कि आपकी प्रोटेक्शन, आपके प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है, आपकी रक्षा नहीं कर पा रहा है अगर राज्य, तो आप क्या करो, वो अपनी लेजिटिमेसी खो देगा, वो अपनी वैधता खो देगा। अब उसको कोई अधिकार नहीं होगा आपके ऊपर अधिकार जमाने का। अगर वो आपके सारे फर्ज निभा रहा है, अगर वो आपकी रक्षा कर पा रहा है तो ही वो राज्य है। अगर वो रक्षा नहीं कर पा रहा तो वो सारे अधिकार खो देगा आपके ऊपर अपने अधिकार जमाने के, ठीक है। सोवरेनिटी अल्टीमेटली रेस्ट विद द पीपल नॉट द रूलर। ये क्या कहता है कि अल्टीमेटली किसके हाथ में ताकत है? शासक के पास नहीं है, लोगों के पास है। क्यों? क्योंकि लोगों ने ही शासक बनाया है भाई। लोकतंत्र की बातें कर रहा है ये, लोगों ने ही शासक बनाया है। अल्टीमेटली पावर किसके हाथ में है? शासक के हाथ में नहीं है, लोगों के हाथ में है, क्योंकि लोगों ने ही शासक बनाया है। और शासक को ये कहा है कि हम अपने अधिकार तुमको देते हैं
और बदले में तुम्हें हमारी प्रोटेक्शन करनी है। अगर तुम प्रोटेक्शन नहीं कर पाए तो हम रूलर बदल देंगे, हम शासक बदल देंगे। ये बात कौन कह रहा है? जॉन लॉक कह रहा है। अब बात करते हैं रूसो की। रूसो के कंसेप्ट समझिए। वैसे तो इनका जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो पूरा एक्सप्लेन जब होब्स करवाया हुआ है, रूसो करवाया हुआ है, वहां पे मैंने बहुत डिटेल में बताया हुआ है। मैं यहाँ पे आपको इनके सोशल कॉन्ट्रैक्ट का उतना ही हिस्सा बता रही हूँ जो सोवरेनिटी समझने के लिए आपके काम आएगा। समझिए अब जो रूसो है वो क्या कहते हैं। रूसो भाई अलग ही तरीके का बंदा था, थोड़ा और लॉजिकल था ये। इसने क्या कहा, देखो भाई तुम रह रहे हो प्राकृतिक अवस्था में जहां ना कोई राज्य है, ना कोई अधिकारी है, ना कोई कानून है। तो तुम क्या करो, तुम सब ना, इंसान के अंदर दो तरीके की विल होती है, बैड विल और गुड विल। ठीक है, बैड विल और गुड विल। इसके अंदर भी बैड भी है, गुड भी है। इसके अंदर भी बैड भी है, गुड भी है। बैड गुड इसके अंदर भी है। तुम क्या करो, सबकी गुडविल 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 कलेक्ट कर लो। ठीक है, सबकी गुडविल 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 कलेक्ट कर लो और ये कहो, ये कहो, ये क्या बन गया, ये बन गया पॉलिटिकल, ये बन गया जनरल विल। इसको हम क्या नाम देंगे? सामान्य इच्छा। इसको हम क्या नाम देंगे? सामान्य इच्छा नाम देंगे। ठीक है, हम इसको जनरल विल नाम देंगे। मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना, हम इसको जनरल विल नाम देंगे। मेरी बात बहुत करीब से आप सुनोगे। जैसे कि आपके हाथ में आपका एक घर है, इस घर के अंदर 1 2 3 4 और 5 सदस्य रहते हैं। मम्मी पापा बच्चा दादा दादी पांचों रहते हैं। ठीक है, पांचों ने अपनी अपनी बातें बताई। ठीक है, दिस इज फादर द हेड ऑफ द हाउस, दिस इज मदर, दिस इज चाइल्ड, दिस इज ग्रैंड मम्मी, दिस इज ग्रैंड पापा। ठीक है, अब समझना बात को। ग्रैंड पापा कह रहे हैं यार घर में ना मोटे अनाज की रोटी बननी चाहिए, मोटे अनाज की, मोटा अनाज, बाजरा वगैरह की रोटी बनाओ सर्दी में। ठीक है, ग्रैंड मदर ने अपनी इच्छा बताई। क्या बताई? यार सुबह सुबह उठ के एक बार पूजा तो होनी चाहिए। ठीक है, पूजा तो होनी चाहिए घर में। ठीक है, बच्चा क्या कह रहा है, देखो मेरा कार्टून टाइम फिक्स कर दो, तुम सारे दिन अपनी न्यूज सुनते रहते हो, मेरा कार्टून टाइम फिक्स कर दो। मदर ने क्या कहा, देखो यार 1 महीने में एक बार तो हमें वेकेशन पे जाना चाहिए, 1 महीने में एक आउटिंग तो होनी चाहिए। पापा ने क्या कहा, मैं केवल संडे को आपको टाइम दूंगा, संडे तुम्हारा है, बाकी 6 डे में मुझे कोई परेशान नहीं करेगा। यानी यहां पे क्या हुआ, इन्होंने अपनी अपनी अच्छी इच्छा बता दी। इनके अंदर गंदी आत्मा भी है। जैसे दादी कह रही है, ओए ये बहू क्या ले आया यार, तो इसको कुछ भी नहीं आता है बेटा, इसको वापस छोड़ के मेले में बदल के ला कोई दूसरी बहू ला। गंदी वाली मन भी है इसका। लेकिन हमें कौन सा मन देखना है इंसानों का? हमें उनकी अच्छी विल देखनी है। और इन सबकी अच्छी विल अच्छी विल अच्छी विल अच्छी विल अच्छी विल अच्छी विल बना के और क्या करो, आप एक चार्टर बना दो, आप एक रूल बुक बना दो। ठीक है, और उस रूल बुक के अंदर आप ये सारी बातें लिख दो। सर्दी में मोटे अनाज की रोटी बनेगी, 1 महीने में एक आउटिंग होगी, सुबह उठ के नहा के सब लोग पूजा करेंगे, एक कार्टून का टाइम 2 घंटे का फिक्स होगा बच्चों का, संडे के अलावा जो घर का पुरुष होगा वो 6 दिन किसी की बकवास नहीं सुनेगा। ये क्या हुआ, ये चार्टर बन गया। और इस चार्टर को, इस रूल बुक को आपने क्या नाम दे दिया? सामान्य इच्छा। क्योंकि ये सभी की इच्छा है भाई, ये जनरल विल है, ये जनरल विल है घर की, जिसके अंदर सब खुश, सबकी बातों का ध्यान रखा गया। और ये चार्टर पकड़ के आप किसी एक्स पर्सन को दे दो, ये कागज फोल्ड कर करके आप किसी एक्स पर्सन को दे दो और उस एक्स पर्सन को ये कहो, अब तेरा फर्ज क्या है कि जो अधिकार हमने इसमें लिखे हैं ना, जो बातें, वो लागू करवाने का काम तेरा है घर में। अगर तुम इसको लागू नहीं करवा सके तो हम तुमको उठा के बदल देंगे, किसी वाई पर्सन को ये कागज दे देंगे। यानी कि ये आदमी अपनी मर्जी से सॉवरन नहीं है। सॉवरन क्या हुआ यहां पे? संप्रभु क्या हुआ? संप्रभु हुआ ये चार्टर, संप्रभु हुई जनरल विल, लोगों की जनरल विल। अगर आप कह दो कि सारी पावर जनरल विल के हाथ में है, यानी इस कागज के हाथ में है या इस पर्सन के हाथ में है, बात एक ही है। क्योंकि ये पर्सन जनरल विल के अकॉर्डिंग ही काम कर सकता है, इसके अलावा नहीं कर सकता। और जनरल विल किसने बनाई? तुम लोगों ने बनाई। यानी अल्टीमेट सारी ताकत इस चार्टर में है, इस जनरल विल सामान्य इच्छा में है। तो रूसो क्या कहता है, ये देश, ये समाज कैसे चलेगा? ये जनरल विल से चलेगा।
जहां पे लोगों की सारी इच्छाएं मिला दो अच्छे वाली, और सामान्य इच्छा बनाओ, जनरल विल बनाओ, और वो जनरल विल से देश चलेगा। ठीक है, यस बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन है जैसे। तो ये क्या है, ये रूसो की सोच है। बताओ तुम्हें समझ आया कि नहीं आया? रूसो की सोच समझ आई कि नहीं आई? ये सब ना अपने अपने माहौल में पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और इसी हिसाब से इनकी सोच डेवलप होती जा रही है चारों तरफ से। और यही थिंकर्स और यही थिंकिंग और यही थ्योरीज होती है। तुम फालतू में उलझे रहते हो इन चीजों में। मुझे ये बताओ समझ आया कि नहीं आया? वेरी गुड अफरोज सुनील, बहुत बढ़िया, तुम सही समझे हो। अरे बोलो हाँ कि ना, है ना? तो अब तुम यूं देखो क्या कहा है यहां पे, देखते हैं रूसो क्या कहते हैं। रूसो क्या कहते हैं? उन्होंने सामान्य इच्छा के रूप में व्यक्त लोगों में संप्रभुता का पता लगाया। उन्होंने जनरल विल को सोवरेनिटी बताया। संप्रभुता किसको कह रहे हैं? वो जनरल विल को कह रहे हैं। ठीक है, जनरल विल को कह रहे हैं। मैम क्या जनरल विल का मतलब स्टेट भी है? चंचल, जनरल विल का मतलब सारे लोगों की इच्छा, और वो इच्छा का पर्चा स्टेट को पकड़ाया है तुम। ठीक है, वो इच्छा का पर्चा स्टेट को पकड़ाया है कि तेरा फर्ज है अब इसको लागू करवाना। ठीक, टू रूसो जनरल विल एंड सोवरेनिटी आर इंटरचेंजेबल। ये क्या कहता है? कहता है या तो आप संप्रभुता कह दीजिए या जनरल विल कह दीजिए, सामान्य इच्छा कह दो, बात तो एक ही है। बात तो एक ही है ना? तो संप्रभुता असीमित है, सर्वोच्च है, निरपेक्ष है। असीमित है क्योंकि तुम सबने सोच समझ के पावर दिए उसको। सर्वोच्च अब यही सबसे ऊपर है। अब अगर इसमें लिखा हुआ है ना, अब अगर इसमें लिखा हुआ है कि भाई, इसमें लिखा हुआ है कि सब स्वतंत्र रहना चाहते हैं, और एक बंदा मेरे जैसा ये कह दे नहीं नहीं मुझे स्वतंत्रता नहीं चाहिए, तो मारो उसके रैप्टा कि इसमें लिखा है तो तेरे को मानना पड़ेगा। यू आर फोर्स्ड टू बी फ्री। अगर इसमें लिखा है स्वतंत्रता, तो आपको अगर स्वतंत्रता नहीं चाहिए तो पिटाई होगी, तुम्हारे ऊपर बल का प्रयोग होगा। कोई बच्चा कह रहा है मेरे को कार्टून नहीं देखना, तो उसे थप्पड़ मारो। भाई देखना पड़ेगा, 2 घंटे कार्टून चलेंगे घर में, टॉम एंड जेरी चलेगा, क्योंकि जनरल विल में लिखा है। क्योंकि जनरल विल में लिखा है। अगर यहां पे कोई बात नहीं मानी जा रही तो राज्य तुम्हारे ऊपर बल का प्रयोग कर सकता है, उसके पास पूरी पावर है। ठीक है, यू आर फोर्स्ड टू बी फ्री, ये बात बोली है रूसो ने। इसके अंदर अब जो भी लिखा हुआ है उसका पालन करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वो तुमने ही सोच समझ के लिखवाया है, वो तुमने ही सोच समझ के लिखवाया है। ठीक है, तो यहाँ पे यही बातें ये बोल रहा है, कह रहा आप जनरल विल कहो, आप सोवरेनिटी कहो, बात एक ही है। और ये जो पावर है ये अनलिमिटेड है, ये सर्वोच्च है। अब ये बन गई जनरल विल, ये एब्सोल्यूट है, अब बदलेगी नहीं। और ये अविभाज्य है, हम इसको बांटेंगे नहीं कि ठीक है इस बच्चे को कह दो कार्टून देख ले, इसको कह दे कार्टून ना देख ले। नो, ठीक है, नहीं। ठीक, तो बट अनलाइक होब्स, रूसोज सोवरेनिटी इज बेस्ड अपॉन द कंसेंट ऑफ द पीपल। होब्स ने क्या कहा था? तुम अपने सारे अधिकार उसको दे दो। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है तुम अपनी मर्जी से पहले अपने अधिकार डिसाइड करो, तुम्हारी सहमति होनी चाहिए उस विल में, उस अधिकार में, फिर वो अधिकार जाके स्टेट को दो। ठीक है, तो अनलाइक होप्स ये क्या कह रहा है? कह रहा है रूसो की संप्रभुता लोगों की सहमति पर आधारित है। इन्होंने ये कहा, क्या कहा? रूसो सजेस्टेड दैट सोवरेनिटी बिलोंग्स टू द पीपल, इट कुड बी एक्सरसाइज्ड ओनली इन एन असेंबली ऑफ द होल पीपल। क्या कह रहा है? इसने ये कहा कि संप्रभुता वही है जो पूरी लोगों की सभा में अच्छा लग रहा है। अगर वहां पे कुछ लोग परेशान हो रहे हैं तो वो संप्रभुता नहीं है। पहले सब लोगों की इच्छा पूछ के संप्रभुता बनाओ। लोगों को स्वतंत्र होने के लिए मजबूर किया जा सकता है। ठीक है, पीपल कैन बी फोर्स्ड टू बी फ्री। पूछा जाता है भैया ये स्टेटमेंट किसकी है? ये रूसो की है। समझ आ गया तुमको रूसो क्या कह रहे हैं? फिर जर्मी बेंथम पढ़े, हम बेंथम पढ़े, बेंथम क्या कहते हैं, फिर जॉन ऑस्टिन आ जाएगा। जर्मी बेंथम छोटा सा है, ज्यादा नहीं बोलता था, ये बढ़िया बंदा था। ये कहता था फालतू में सिलेबस बढ़ेगा तो मैं काम काम की बात कह देता हूं। ठीक, इसने क्या कहा? संप्रभुता कानून द्वारा सीमित नहीं थी बल्कि नैतिक सीमाओं के अधीन थी। कह रहा आप ठीक है कानूनों से किसी को नहीं बांध रहे हो, राज्य को नहीं बांध रहे हो, लेकिन नैतिकता तो होनी चाहिए ना राज्य में। राज्य को मॉरल चीजों से तो बांधो कि तुम किसी के फंडामेंटल राइट्स का हनन नहीं करोगे, तुम बेवजह किसी की जान नहीं लोगे, राइट टू लाइफ सबको दोगे। मोरालिटी तो उसमें होनी चाहिए ना। ठीक है, लॉ से आप किसी स्टेट को मत बांधो। ठीक है, जैसे कि भाई घर में होता है ना, मम्मी पापा क्या कहते हैं, तुम्हारे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, लेकिन बेटा बदतमीजी नहीं, शिष्टाचार में रहना। बदतमीजी जिस दिन करे उस दिन काट देंगे तुम्हें।
ठीक है, कोई रोक टोक नहीं है, तुम जीन्स पहनो, तुम सूट पहनो, साड़ी पहनो, सलवार पहनो, जो तुम्हें करना है वो करो, लेकिन बेटा बदतमीजी नहीं करना। बिल्कुल इसी तरीके से, मतलब बदतमीजी क्या है, तुम्हारे ऊपर कोई कानून नहीं है, लेकिन तुम्हारे अंदर एक मोरालिटी, एक नैतिकता तो होनी चाहिए, बड़ों से बात करने की, छोटों से बात करने की। बहुत सारे लोगों में आज वो मिसिंग भी है। मैं देख रही हूँ आज के यूथ को, कुछ हमारे घर में भी है, मतलब बहुत मिसिंग है, उन्हें पता ही नहीं किससे क्या बात करनी है, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, और उनको आगे से बोल के देख लो, पलट के उल्टा ही जवाब मिलेगा, उनकी इज्जत है नहीं, तुम्हारी भी नहीं रहने देंगे। तो ऐसे बच्चे के साथ चुप रहो, ठीक है। तो जर्मी बेंथम क्या कहता है कि संप्रभुता कानून द्वारा नहीं, लेकिन नैतिक सीमाओं से तो बांधा जा सकता है ना। संप्रभुता को सबसे बड़ी संख्या में सबसे बड़ी खुशी को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से उपयोगी कानून द्वारा अपने अधिकार को सही ठहराना चाहिए। इसने क्या कहा, ये कौन है, ये है भैया उपयोगितावादी बंदा। जर्मी बेंथम कौन है, उपयोगितावादी, यूटिलिटेरियन सोच रखता है। ये यूटिलिटेरियन क्या होता है, ये वो सोच है जिसको दो ही कंसेप्ट पता है, एक सुख का, एक दुख का। इसने कहा वो सारे काम अच्छे हैं जो सुख दे रहे हैं, और वो सारे काम गंदे हैं जो दुख दे रहे हैं, ठीक है। वो सारे काम अच्छे हैं जो सुख दे रहे हैं, वो सारे काम गंदे हैं जो दुख दे रहे हैं। तो यूटिलिटेरियन सोच में जर्मी बेंथम क्या कहते हैं, जर्मी बेंथम ये कहते हैं कि भाई राज्य का काम पता है क्या होना चाहिए, सोवरन का काम ये होना चाहिए, मैक्सिमम लोगों को मैक्सिमम सुख दे सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैक्सिमम सुख दे सके, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुख दे सके, खुशी दे सके, बस वही राज्य है। अगर राज्य ये कर पा रहा है तो वो बढ़िया है, वरना गंदा है, ठीक है। अगर वो कर पा रहा है तो अच्छा है, अदरवाइज वो गंदा है। तो ये बातें जर्मी बेंथम कह रहा है, बस इतनी सी बात ही है जो जर्मी बेंथम ने कही। बेंथम समझ आ गया बेंथम ने क्या कहा है। अब हम जॉन ऑस्टिन को पढ़ते हैं। अगर बाकी ऑस्टिन ने होब्स वाली बात कही थी, फिर भी इसकी किताब वगैरह को देख लेते हैं। जल्दी बोलो, समझ आ गया कि नहीं आ गया? अरे बोलो भाई, समझ आ गया कि नहीं आ गया? इतनी बातें सबको क्लियर हो गई होगी, कोई डाउट नहीं होगा यहां तक? मंजू, अफरोज, रजनी, रेखा, प्रवेश, बोलो इतनी बात समझ आ गई? ठीक है, अब तुम यूं देखो, यस रूल ऑफ मेजोरिटी है, रूल ऑफ मेजोरिटी नहीं, विल ऑफ मेजोरिटी आप कह सकते हो। रूल तो एक ही बंदा करेगा, अकॉर्डिंग टू दैट विल ऑफ मेजोरिटी। बिल्कुल करने होंगे रूही। ठीक, चलो। जॉन ऑस्टिन, न्याय शास्त्र पर व्याख्यान, इनकी किताब का नाम है लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस, लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं, उनके अनुसार राज्य एक कानूनी आदेश है। राज्य क्या है, ये क्या कहते हैं, स्टेट इज अ लीगल ऑर्डर। राज्य एक कानूनी आदेश है और ये बहुत ही स्ट्रिक्ट है। जैसे पीछे मंजू ने कहा था, आदेश ही राज्य है, राज्य ही आदेश है। जो आदेश आ गया स्टेट की तरफ से वही कानून है, ठीक है। उन्होंने क्या कहा कि संप्रभु आदतन आज्ञाकारी है और आदतन किसी और के प्रति आज्ञाकारी नहीं है। मतलब कि संप्रभु क्या है, सॉवरन इज हैबिचुअली ओबेड। सॉवरन यानी लेवियाथन, याद करो, ये होब्स का दोस्त है, होब्स की थ्योरी को डेवलप कर रहा है। ये कह रहा है जो राज्य है ना, उसकी ओबे आपको करनी पड़ेगी, उसकी आज्ञा माननी पड़ेगी, और राज्य किसी और की आज्ञा मानने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है। संप्रभु राज्य दूसरों के आदेश का पालन नहीं करेगा। भारत राज्य सोवरन है, हम किसी और के आदेश का पालन नहीं करेंगे। अमेरिका ने कहा रशिया से नाता तोड़ दो, बोले काहे तोड़े, नहीं तोड़ेंगे, तुम हो कौन हमें बताने वाले। रशिया कह रहा अमेरिका से बात ना करो, काहे बात ना करें, अरे भैया हमको फायदा दे रहा है वो आईटी सेक्टर में, तो हम तो बात करेंगे, ठीक है, तुम हो कौन हमें बोलने वाले। इसी तरीके से ऑस्टिन क्या कह रहा है, कह रहा कोई भी संप्रभु राज्य किसी दूसरे देश की, किसी भी दूसरे देश की बात को नहीं मानेगा, ठीक है, किसी भी दूसरे देश का पालन नहीं करेगा। ही हेल्ड दैट लॉज आर कमांड्स ऑफ द सॉवरन। जो कानून बनते हैं ना, वो कानून क्या है, आज आप जो आईपीसी सीआरपीसी पढ़ रहे हो, ये क्या है, ये राज्य द्वारा बनाए गए कानून है, ये उस लेवियाथन द्वारा बनाए गए कानून है, और उसके सारे आदेश कानून ही माने जाएंगे। प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से कानून जो है वो संप्रभु के द्वारा ही, सॉवरन के द्वारा ही जो है वो तैयार किए जाएंगे। ऑस्टिन के अनुसार संप्रभु की विशेषताएं क्या क्या है, क्या क्या है?
संप्रभु की विशेषताएं। राज्य के लिए संप्रभुता आवश्यक है, बिल्कुल। क्या कहता है ये? कहता है स्टेट के पास सोवरेनिटी होनी चाहिए, ठीक है। राज्य के 4 तत्वों में से मुझे जल्दी से राज्य के 4 तत्वों के नाम बताओ। हमने स्टेट की थ्योरीज की हैं, उसमें मुझे यूं बताओ कि राज्य के 4 एलिमेंट्स मैंने आपको कौन कौन से बताए थे। व्हाट आर द 4 एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट? राज्य के 4 तत्व कौन कौन से हैं, मुझे जल्दी से बता दीजिए। संप्रभुता राज्य के 4 तत्वों में से एक है। कोई राज्य हो ही नहीं सकता जिसके पास अगर निर्णय लेने की शक्ति नहीं है। तो राज्य जो है संप्रभुता के बिना कोई राज्य हो ही नहीं सकता, ठीक है। उसके बाद जो है, यदि राज्य शरीर है तो संप्रभुता उसकी आत्मा है। यानी कि जो शरीर है, जो अपनी बॉडी है, वो किस वजह से जिंदा है? आत्मा। जिस दिन आत्मा निकल गई, हम फुस पटाखा, कुछ भी नहीं है, हमको बॉडी कहा जाएगा और आधे घंटे के अंदर फूंक आएंगे अपनी डेड बॉडी को। तो बॉडी इंसान कब है? जब उसमें आत्मा है, ठीक है। और राज्य तो आपका बॉडी है, उसमें आत्मा सोवरेनिटी है। वेरी गुड। गवर्नमेंट, पॉपुलेशन, टेरिटरी, लैंड। टेरिटरी और लैंड तो एक ही है। चंचल, बावला बना रही हो तुम मुझे। सबसे इंपॉर्टेंट तो छोड़ ही दिया तुमने। 4 तत्व कौन से पढ़े थे? टेरिटरी यानी क्षेत्र, ठीक है। फिर पॉपुलेशन यानी जनसंख्या, तीसरी गवर्नमेंट यानी कि सरकार, और चौथा सोवरेनिटी यानी कि संप्रभुता। सोवरेनिटी यानी कि संप्रभुता, ये 4 चीजें जो है राज्य के लिए जरूरी है, राज्य को राज्य बनाने के लिए। तो ये यही कहता है कि राज्य में सोवरेनिटी एक तत्व है, ठीक है। राज्य खुद को संप्रभुता की शक्ति से अलग नहीं कर सकता। राज्य ही सुप्रीम है भाई, वो उसकी पावर से कैसे खुद को अलग करेगा, ठीक है। संप्रभुता मर गई मतलब राज्य मर गया। कानून संप्रभु की इच्छा और आदेश है। लॉ क्या है? इट इज द विल एंड कमांड ऑफ द सोवरन। सोवरन इज अबव द कस्टम ट्रेडिशन ऑफ सोसाइटी, दे एग्जिस्ट विद हिज परमिशन। क्या कह रहा है? सोवरन सबसे ऊंचा है, राज्य सबसे ऊंचा है। राज्य सबसे ऊंचा है, आपके समाज के रीति रिवाज उन सबसे ऊंचा है। जो रीति रिवाज राज्य बनाएगा वही तुम्हें मानने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये सारी बातें ऑस्टिन कह रहा है। ये कहता है संप्रभु एक इंसान या मनुष्यों का एक शरीर होना चाहिए जिसे पहचाना जा सके। राज्य में संप्रभु सर्वोच्च शक्ति है। अभी इससे पूछा, बोले किसको संप्रभु बोल रहे हो? बोले किसी एक बंदे को बना दो बिठा के कुर्सी पे, ताकि पहचान तो ले ये है। समझ रहे हो? अब तुम्हें यूं कह दे, अब मैं तुम्हें फेस ना दिखाऊं, मैं सिर्फ आवाज तुमको सुनाई दे रही है मेरी और लेक्चर दिख रहे हैं, ठीक है। और मैं तो अपना इंट्रोडक्शन भी नहीं दूं। तुम्हें ये तो पता है कोई है, पर कौन है? अगर मैं भीड़ में मिल जाऊं मुझे पहचान ही नहीं पाओगे। ये है जिसकी गुद्दी पकड़नी, ये है जिसके सिर में ईंट मारनी है, इसको शिकायत करनी है और इसकी शिकायत सुननी है। अब तुम क्यों जान पाते हो कि शी इज पायल गुप्ता? क्योंकि तुमने मेरा चेहरा देखा है, तुमने मेरा चेहरा देखा है। आज हमको पता ही नहीं भगवान कौन है। हमने अपनी इच्छा से ये कह दिया कि हनुमान जी ऐसे दिखते होंगे, राम जी ऐसे दिखते होंगे, कृष्णा ऐसे दिखते होंगे, राधा ऐसी दिखती होगी। किसी ने देखा है क्या? किसी ने देखा है क्या कि कैसे दिखते होंगे? हमने अपने मन से ही तो कल्पना कर रखी है कि भाई ऐसे पूंछ वाले हनुमान जी हैं, ऐसे कोई चक्र लेके हैं तो विष्णु भगवान है, और मुरली रखा है तो कृष्ण भगवान है, धनुष ले रखा है तो राम जी है। तो यही बात ये ऑस्टिन कह रहा है। बात तो बेचारा सही कह रहा है भाई किसी थोबड़े को तो दिखाओ ये स्टेट है कौन, किसको सॉवरन बना रहे हो? तो ऑस्टिन ने क्या कहा? बोले एक राज्य, एक मनुष्य के हाथ में, एक शरीर के हाथ में ये सारी सोवरेनिटी दे दो, ठीक है। तो यानी एक शरीर के हाथ में, ताकि जिसको पहचाना जा सके, हु कैन बी आइडेंटिफाइड, ठीक है। संप्रभुता की शक्ति अनन्य और अविभाज्य है। अब वो जो स्टेट जिसके हाथ में आपने ये ताकत दे दी, अब वो अविभाज्य है, अब उसके हाथ से कोई पावर नहीं छीन सकेगा, ठीक है। संप्रभुता के विभाजन का अर्थ है विनाश। अगर तुमने ये पावर बांट दी ना सोवरेनिटी, मतलब नाश हो गया, नाश हो गया। जैसे नहीं कहते अगर घर में भाई भाई अलग हो गए ना, समझ लो भाई नाश हो गया घर का। तो ये यही कह रहा है। क्या कह रहा है? कि अगर संप्रभुता आपने विभाजित कर दी, अगर आपने सोवरेनिटी डिवाइड कर दी, तो इट मीन्स इट इज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, मतलब इसका विनाश हो चुका है, ठीक है। इस प्रकार ऑस्टिन के अनुसार संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च शक्ति है, निरपेक्ष है, स्थायी है, सार्वभौमिक है, अविच्छेय है, अनन्य है और अविभाज्य है। यहां से सवाल आएगा, अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन सोवरेनिटी कैसा है? सुप्रीम पावर है, स्टेट एब्सोल्यूट है, परमानेंट है, सो यूनिवर्सल है, इनएलिनेबल है, एक्सक्लूसिव है, इंडिविजिबल है, ठीक है भाई। समझ गए? समझ गए ऑस्टिन को? अब इसकी आ गई दूसरी थ्योरी, दैट इज प्लूरलिस्टिक थ्योरी, संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत। अब ये कौन है जो कहते हैं केवल राज्य के हाथ में ताकत क्यों दे रहे हो? केवल राज्य के हाथ में ताकत क्यों दे रहे हो? राज्य के अलावा और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है इस देश के अंदर,
इस धरती के ऊपर और भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं, संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं जिसके हाथ में ताकत होनी चाहिए। ठीक है, तो ये प्लूरलिस्टिक थ्योरी वाले, जिसमें हैरोल्ड जे लास्की के बारे में अपने को पढ़ना है, और इसके अंदर हम किसको पढ़ेंगे, लियोन डुगुइट को पढ़ेंगे, ठीक है, और पढ़ेंगे ह्यूगो क्रैब को, और पढ़ेंगे हम किसको, क्रैब के बाद लास्की आ जाएगा, मतलब फिर इनको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, लास्की क्या कह रहा है, मैकाइवर क्या कहता है। ठीक है, ये भी आधुनिक सोवरेनिटी की बात करता है, मैकाइवर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर इस सिद्धांत की आलोचना हम लोग पढ़ेंगे प्लूरलिस्टिक की। तो हम शुरू करते हैं, फिर संप्रभुता का पूरे वैश्विक स्तर पे क्या असर है, ठीक है, और इसको चेंज किया जा सकता है क्या, फिर सबकी स्टेटमेंट्स किसने किसके बारे में क्या कहा है। तो आज हम प्लूरलिस्टिक थ्योरी को देखते हैं। बहुलवादी सिद्धांत है क्या, जो यूं कह रहा है कि पावर एक के हाथ में मत दो, पावर को बांट देना चाहिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हम जो किसके बारे में पढ़ेंगे, वी विल लर्न अबाउट लास्की। लास्की क्या कहते हैं, लास्की का पूरा नाम क्या है, हैरोल्ड जे लास्की। ठीक है, लास्की का पूरा नाम क्या है, हैरोल्ड जे लास्की। और मैकाइवर इसके मेन ओपोनेंट है। मुझे जल्दी से बता दीजिए कि जो मोनिस्टिक थ्योरी थी उसके मेन ओपोनेंट कौन है। डलवा दूंगी सोनिया। जो आपकी क्या बोला मैंने, जो आपकी मोनिस्टिक थ्योरी थी उसके मेन प्रोपोनेंट्स कौन थे, जल्दी बोलो। उसके मेन प्रोपोनेंट्स, मेन प्रस्तावक कौन थे, मुख्य प्रस्तावक कौन थे। जैसे इसमें आपको लास्की और मैकाइवर दिख रहे हैं, उसमें कौन थे, जल्दी बोलो। अब ये क्या कहते हैं, बहुलवादी सिद्धांत क्या कहता है, कहता है कि राज्य उन संघों में से एक है जैसे मनुष्य द्वारा मनुष्य की जरूरत को पूरा करने के लिए बनाए गए अन्य संघ। मनुष्य की जरूरत सिर्फ राज्य से पूरी नहीं हो रही है, बहुत सारी और जगह है जहां से मनुष्य अपनी जरूरतें पूरा कर रहा है। स्कूल है, मंदिर है, न्यायालय है, गांव है, सरपंच है। ठीक है, होब्स और ऑस्टिन, बहुत बढ़िया, होब्स और ऑस्टिन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इन्होंने कहा कि सिर्फ राज्य से मनुष्य की सारी जरूरत पूरी नहीं हो रही है। रूसो कहां से आ गया रूही, होब्स और ऑस्टिन मुख्य प्रस्तावक। तो सिर्फ राज्य नहीं है जहां से सारी जरूरतें पूरी हो रही है, राज्य जैसे और भी बहुत सारे संघ हैं, इसलिए सभी संघ मनुष्य के दायित्व में भाग लेने के पात्र हैं। हेंस ऑल एसोसिएशंस डिजर्व अ शेयर इन द ऑब्लिगेशन ऑफ मैन। ठीक है, इंसान की जिंदगी में ये सभी के सभी जो संघ हैं वो मनुष्य की जिंदगी में हिस्सा लेंगे, मनुष्य की जिंदगी में भाग लेंगे। उन्होंने क्या सुझाव दिया, उन्होंने सुझाव दिया लास्की ने कि संप्रभुता को संघों के बीच विभाजित कर दीजिए। ठीक है, कि विभाजित कर दो, बांट दो, एसोसिएशंस के अंदर सोवरेनिटी को बांट दो, कि इससे रिलेटेड डिसीजन तू लेगा, इससे रिलेटेड डिसीजन तू लेगा। जैसे घर में पापा कहते मेरे बिजनेस में कोई नहीं बोलेगा, मेरे को पता है क्या करना है, तुम सिखाओगी मुझे बिजनेस करना। बिजनेस में मम्मी नहीं बोलेगी और रसोई में पापा नहीं बोलेंगे, तुम बताओगे मुझे आटा कितना गूंदना है, चलो निकलो बाहर, मैं अपने आप देख लूंगी। यानी आपने क्षेत्र बांट दिए, आपने क्षेत्र बांट दिए। ठीक है, तो यहां पे भी ये क्या कह रहा है, आप एसोसिएशंस के बीच में पावर्स को डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तुम सब घरेलू लोग हैं इसलिए घर के एग्जाम्पल देके बताती हूं मैं। आप में से मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स विवाहित हैं, बच्चे वाले हैं, तो इसलिए मैं तुमको ये घर परिवार के उदाहरण देके समझाने की कोशिश करती हूँ। अगर तुम सब अनमैरिड होते तो वी कैन टेक रोमांटिक एग्जाम्पल्स, कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के, प्रपोजल्स के, ठीक है, डिच करने के, या फिर और भी रोमांटिक। ठीक है, तो बहुलवादी दृष्टिकोण के अनुसार राज्य इन संघों से ऊपर मौजूद नहीं है। क्या कह रहा है ये, अकॉर्डिंग टू प्लूरलिस्टिक स्टैंड पॉइंट द स्टेट डज नॉट एग्जिस्ट अबव दीज एसोसिएशन। राज्य इन सभी संघों से ऊपर नहीं है, राज्य तो इनका एक इत्तू सा पॉइंट है। ठीक है, राज्य तो इतना सा है, छोटा सा है। ठीक, तो बहुलवादी दृष्टिकोण के अनुसार राज्य संघों से ऊपर नहीं है। जैसा कि एक संघ अपने सदस्यों की गतिविधियों का समन्वय करता है, राज्य समाज में इन संघों की गतिविधियों का समन्वय करता है। यानी कि जैसा कि क्या है कि एक संघ अपने सदस्यों की, अब तुम यूं देखो जैसे कि भाई एनडीए है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, ये क्या कर रही है, एनडीए के सारे मेंबर्स को रेगुलेट कर रही है। आपको ये करना है, ये नहीं करना, ये बोलना है, ये नहीं बोलना, ये बता रहे हैं। पार्टी विप होता है ना, विप, पॉलिटिकल साइंस के बच्चे हो इसलिए बोल रही हूँ, विप होता है, ये बता देंगे कि आपको हाँ में जवाब देना है कि ना में देना है। तो यानी कि जिस तरीके से अपने सदस्यों को रेगुलेट किया जाता है, ऐसे ही क्या होता है, ऐसे ही क्या होता है, यही ना, मेरे को भी कोई लव स्टोरी सजेस्ट करे ना तो मेरे को भी अब वो यूं लगती है बचकानी हरकतें, तो अपा बड़े हो गए हैं,
या बूढ़े हो गए हैं? चलो अब आगे देखो तुम। ऐसे ही स्टेट की क्या पावर है, स्टेट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस स्टेट का काम है कि स्कूल को भी रेगुलेट करे, मंदिर को भी रेगुलेट करे, न्यायालय को भी रेगुलेट करे, घर को भी, समाज को भी, सोसाइटी को भी, इन सबको नियंत्रित, इन सब की एक्टिविटीज पे ध्यान दे। राज्य का ये काम होना चाहिए। ठीक है, राज्य का ये काम होना चाहिए। पर यार प्लीज गुस्सा और चिड़चिड़ापन मत रखो अपनी जिंदगी के अंदर, नहीं तो वो तुमको खा जाएगा। काहे का गुस्सा है? इंसान बदल गए क्या? रोमांस की परिभाषा बदल गई है अब बस। बिल्कुल बिल्कुल जुडिशरी, इलेक्शन कमीशन, एग्जीक्यूटिव, इन सब के बीच में पावर्स को बांट देना। उन्होंने सुझाव दिया कि संप्रभुता को संघों के बीच विभाजित कर देना चाहिए। बहुलवादी दृष्टिकोण के अनुसार राज्य इन संघों के ऊपर मौजूद नहीं है। क्या कह रहा है ये? जैसे कि एक संघ जैसे घर ही है, सारे मेंबर्स को रेगुलेट किया जाता है, ऐसे ही स्टेट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्टेट का मतलब क्या है कि जितने भी एसोसिएशंस हैं बाकी, जैसे पुलिस है, जैसे न्यायालय है, ठीक है, वीएस डिसेंट्रलाइजेशन की तरह, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? उनके बीच में लड़ाई नहीं होनी देना। बाकी जितने भी संघ हैं उनके बीच में लड़ाई नहीं होने देना, उनके काम काज को तरीके से बढ़ाना, उनके ऊपर नियम मत थोपे। राज्य को कहो उनके ऊपर नियम मत थोपे, लेकिन एक बेसिस ऑफ देयर फंक्शनिंग बता दे कि नीति आयोग का ये काम है, सुप्रीम कोर्ट का ये काम है। अब थोपो मत, समय समय पे थोपो मत। विप क्या होता है प्रियंका? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं भी बीजेपी की हूं, तुम भी बीजेपी की हो, ठीक है, और हम दोनों जो हैं, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं उस पार्टी की लीडर हूं, ठीक है, मेरे को उस पार्टी का वक्ता बताया हुआ है। तो अब तुम यूं देखो कि अब पूरी पार्टी ना डिसाइड कर लेती है, जो भी मेन मेन लोग होते हैं उस पार्टी के, डिसाइड कर लेंगे कि ये बिल आज पेश होगा लोकसभा में और हमको हाँ में उत्तर देना है कि ना में। वो विप है। मैं फ्लोर पे आके मैं सबको इकट्ठा करके मेरी पार्टी के लोगों को ये कहूंगी कि आज संसद में ये बिल आएगा, आपको हाँ में ही जवाब देना, आपको यस देना है। तो अगर कोई उसके विपरीत जाता है तो इट मीन्स उसको पार्टी छोड़नी पड़ेगी। दिस इज विप, ठीक है, पार्टी का आदेश, यस। तो दिस रोल ऑफ द स्टेट इज असेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ऑर्डर इन सोसाइटी। समाज के अंदर सिर्फ और सिर्फ हार्मनी बनाने के लिए, समन्वय बनाने के लिए राज्य की जरूरत है। ठीक है, इस भूमिका की जरूरत है, राज्य की जरूरत है। लास्की के शब्दों में, चूंकि समाज संघीय है इसलिए प्राधिकरण भी संघीय होना चाहिए। क्या कहता है लास्की? सिंस सोसाइटी इज फेडरल, सोसाइटी कैसी है? सोसाइटी फेडरल है, इसलिए अथॉरिटी भी फेडरल होनी चाहिए। ठीक है, आपने पावर बांट दी है, ये केंद्र में है, ये राज्य में है, ये पंचायतों के हाथ में ताकत है, तो उनकी सत्ता भी तो बांट दो ना, अथॉरिटी भी तो बांट दो। ऐसा थोड़ा ना अपने लेवल तो बांट दिए और पावर ऊपर से चल रही है, तो आप पावर को भी, सोवरेनिटी को, डिसीजन मेकिंग पावर को भी बांट दो। तो ये किसकी स्टेटमेंट है? सिंस सोसाइटी इज फेडरल, अथॉरिटी शुड ऑल्सो बी फेडरल। ठीक है, ये लास्की की बातें हैं। प्लूरलिस्टिक थ्योरी, अब इसके आगे अपन कल की क्लास में करते हैं, या फिर लास्की की बात को खत्म कर लेते हैं। बस काम का तो यही था। इसके अनुसार अद्वैतवादी सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय शांति और मानवाधिकारों के लिए खतरनाक है। ये क्या कहते हैं लास्की? क्या कहते हैं, जो मोनिस्टिक थ्योरी है ना वो डेंजरस है इंटरनेशनल पीस के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए। और ये पुरानी जगह पे तो हो जाता था, एक के हाथ में पावर दे दो, अब नहीं हो सकता। ठीक है, तो लास्की ये बातें कहते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम कर रहे हैं इतना, और इसको कल की क्लास में हम करेंगे फिनिश। बस प्लूरलिस्टिक थ्योरी और फिर इसकी आलोचना, क्रिटिसिज्म, ये कुछ रह गया इसके अंदर। ठीक है, ये थोड़े बहुत थिंकर पढ़ने रह गए हैं, तो कल की क्लास में हम इसको करते हैं। तुम शांत पता है कैसे रहते हो मुनीश? शांत रहना है, शांत रहना है, शांत रहना है, और यही थॉट तुमको अशांत कर देता है। तो सोचना क्या है यार, एंजॉय योर लाइफ, इट्स सो ब्यूटीफुल। पिक्चर विक्चर देख लिया करो बीच में। अच्छा, केसरी 2 मूवी देखना तुम। आज से होंगे तन्वी। हाँ जी, आज से लूँ, कल से लूँ? आज से ही ले लेती हूँ। और इस चीज़ पे ध्यान नहीं देना 17-18 को पेपर होगा कि नहीं होगा। हाँ, कर देती हूँ मैं। ठीक है, अपनी तैयारी करते रहो, ऐसा मान के 17-18 को ही होगा। ठीक है जी।
बाय बाय, टेक केयर।